हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इन्फिनिटी लव। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मेरी स्टोरी लाइन को भी एंजॉय कर रहे होंगे। तो आज यहाँ पे मैं महसूस का नेक्स्ट पार्ट लेके आई हूँ। लेकिन उससे पहले अगर चैनल पे कोई भी न्यू विजिट कर रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आए तो उसे लाइक, कमेंट, शेयर और अपने दोस्तों के साथ भी रेकमेंड कीजिए। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि हमने लास्ट पार्ट में देखा था कि विंग वैनचिंग को ये बताते हैं कि वो मिस्टर लैन किरण की बेटी नहीं है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। वैनचिंग ये सुन के बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है और बोलती है, नहीं, आप मुझसे झूठ बोल रहे हैं ना। विंग स्माइल करते हैं और बोलते हैं, नहीं, यही सच है। अगर तुम्हें मुझ पे यकीन नहीं है तो तुम अपनी मॉम से पूछ सकती हो। क्यों मैडम लैन, क्या मैंने कुछ गलत कहा है? लैनी जो कि अपनी नजरें उठा ही नहीं रही होती है और बहुत ज्यादा घबराई हुई होती है। अब उसकी आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। तो विंग बोलते हैं, क्या आप अभी भी चुप रहने वाली हैं? आप अभी भी अपनी बेटी को सच नहीं बताएंगी? आपके चुप रहने की वजह से देखिए आज क्या हो गया है। आप कैसी माँ हैं? आपने कभी भी ये नहीं सोचा कि झूठ बोलने से कभी किसी का भला नहीं होता। आपने इतनी बड़ी सच्चाई अपनी खुद की बेटी और अपने बेटे लैंजन से छुपाई। आपको नहीं लगता कि आपने सबको बहुत बड़ा धोखा दिया है? अब तो मुझे भी इस बात पे यकीन हो रहा है कि मिस्टर सिचर ने सही कहा था। तो आप ही थी जिसने जानबूझकर लैंजन को अपने डैड के बिजनेस से दूर रखा, क्योंकि आपको लालच था। आप उसकी सारी प्रॉपर्टी चाहती थी, है ना? इसीलिए आपने ये सब जानबूझ के किया। मिस्टर लैन किरण के चले जाने के बाद आपको अच्छे से दिखने लगा कि अब तो सारी प्रॉपर्टी लैंजन की होगी, इसीलिए आपने लैंजन को ही उसके बिजनेस से दूर कर दिया। क्यों, मैं सही हूँ ना? लैनी ये सुन के विंग की तरफ देखती है और बोलती है, नहीं, ये झूठ है। आप मुझ पे इल्जाम लगा रहे हैं, ये सच नहीं है। हाँ, मैं मानती हूँ कि वैनचिंग किरण की बेटी नहीं है, ये सच है। मैंने ये बात छुपाई, ये भी सच है, क्योंकि मैं डरती थी कि अगर ये बात लैंजन को पता चला तो वो शायद मेरी बेटी से नफरत करेगा। वो कभी उसे उतना प्यार नहीं करेगा जितना करता है। लेकिन मैं सच बोल रही हूँ, ये सब मैंने जानबूझ के नहीं किया। और आपने जो कहा प्रॉपर्टी, नहीं, मुझे इस प्रॉपर्टी का लालच नहीं है। हाँ, मैं डरती हूँ, क्योंकि जब मुझे पता चला कि किरण इस सच्चाई को जानते हैं तो मैं डर गई कि कहीं वो मुझे घर से ना निकाल दे। मुझे बहुत डर लगने लगा। लेकिन किरण ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने मुझे इस घर में रहने दिया। उन्होंने किसी से सच नहीं बोला। मुझे इस बात का बहुत दुख है कि मैंने सच को छुपाया, लेकिन ये सब मैंने जानबूझ के नहीं किया। मैं किसी को हर्ट नहीं करना चाहती थी और मैं मेरी बेटी की लाइफ को सिक्योर करना चाहती थी, इसलिए मैंने इस बात को कभी किसी को नहीं बताया। लेकिन मैं सच बोल रही हूँ, मुझे प्रॉपर्टी का लालच नहीं था और मैंने जानबूझ के किरण को धोखा नहीं दिया था। ये मेरी मजबूरी थी। मुझे नहीं पता था कि मेरी शादी लैन किरण से होगी। मैं किसी और से प्यार करती थी। हम दोनों एक दूसरे से सीक्रेटली डेटिंग करते थे। लेकिन तभी अचानक मेरे घर वालों ने मुझसे कहा कि मेरी शादी फिक्स कर दी गई है, वो भी लैन किरण के साथ। मैं उस समय उस शादी के खिलाफ थी, लेकिन मैं अपनी फैमिली वालों के सामने कुछ बोल नहीं पाई। मुझे मजबूरन वो शादी करनी पड़ी। लेकिन जब मैंने लैन किरण के बारे में जाना, वो बहुत अच्छे इंसान थे। उन्होंने ये शादी सिर्फ अपनी बेटी के लिए की थी। वो अपने बेटे के लिए एक माँ चाहते थे। और जब मैं उनसे शादी करके इस घर में आई और जब मैं पहली बार लैंजन से मिली, मैंने उसे अपने पूरे दिल से स्वीकार किया। मैंने उसे अपनी बेटी की तरह प्यार किया है। मैंने उसे प्यार देने में कभी कोई कमी नहीं रखी। मेरा जो लैंजन के लिए प्यार है वो प्योर है। मैंने कभी किसी लालच में आके लैंजन से प्यार नहीं किया है। हाँ, मैंने उससे बातें छुपाई है क्योंकि मुझे नहीं लगा कि ये सारी बातें उसे जानना चाहिए। मैं अपने परिवार को तोड़ना नहीं चाहती थी। लैनी की बात सुन के विंग स्माइल करते हैं और बोलते हैं, ओह, अगर ऐसा था तो फिर आपने अपने हस्बैंड से झूठ क्यों बोला? आपको उन्हें सच बताना चाहिए ना। आपने शादी के बाद भी अपने अफेयर को कंटिन्यू रखा। क्या आपको नहीं लगता कि आपने गलत किया? ये सुन के सब बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। लैनी भी बहुत ज्यादा हैरान होती है और बोलती है, नहीं, ये सच नहीं है। मैंने अपने अफेयर को कंटिन्यू नहीं रखा था, ये गलत है। हाँ, मैं मानती हूँ कि मैं उससे मिली, लेकिन मैं उससे मिलने नहीं गई थी। वो मेरे पास आया था और मैंने उसे साफ साफ बोल दिया था कि अब मेरी शादी हो गई है। अब वो मुझसे मिलना बंद कर दे। मुझे उससे कोई रिश्ता नहीं रखना है। मैंने मेरी शादी को एक्सेप्ट कर लिया था। मैं अपने परिवार को अब नहीं तोड़ना चाहती थी, इसीलिए मैंने उससे बोला।
मैं सच बोल रही हूँ, मेरा उससे अब कोई रिश्ता नहीं था। जिस दिन से मैंने लैन किरण से शादी की उसके बाद मैंने अपने सारे पुराने रिश्ते तोड़ दिए थे। तो विंग बोलते हैं, तो फिर आप प्रेग्नेंट कैसे हो गई? इस सवाल पे लैनी अपना सर झुका लेती है। वो कोई जवाब नहीं दे पाती है। वेंचिंग आगे जाती है अपने मॉम के पास और बोलती है, मॉम क्या ये सच है? क्या मैं सच में डैड की बेटी नहीं हूँ? मैं किसी और की बेटी हूँ? लैनी वेंचिंग की तरफ देखती है। दोनों की आंखों में आंसू होता है। लैनी कुछ बोल नहीं रही होती है तो वेंचिंग बोलती है, बोलो मॉम, मुझे जवाब दो। क्या डॉक्टर वेई ने जो कहा वो सच है? क्या मैं सच में अपने डैड की बेटी नहीं हूँ? मेरा डैड कोई और है? लैनी फिर हाँ में सर हिलाती है। ये देख के वेंचिंग बहुत ज्यादा टूट जाती है। वो 2 कदम पीछे चली जाती है। तो लैनी बोलती है, हाँ वेंचिंग, ये सच है, तुम लैन किरण की बेटी नहीं हो। ये बात मुझे भी नहीं पता थी। जब मैंने लैन किरण से शादी की उसके ठीक 10 दिन बाद मुझे पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। मैंने उससे अबॉर्शन कराने का सोचा, लेकिन मेरा केस क्रिटिकल था। अगर मैं अबॉर्शन कराती तो तुम्हारी और मेरी जान दोनों को खतरा था, इसीलिए मैंने अबॉर्शन नहीं कराया। लेकिन मैं बहुत ज्यादा डरने लगी थी कि मैं लैन किरण को क्या बोलूंगी, क्योंकि लैन किरण और मैं कभी एक दूसरे से ठीक से बात भी नहीं किए थे। उन्हें ये अच्छे से पता था कि ये बच्चा उनका नहीं है, इसलिए मैं डर गई थी कि मैं उनके सारे सवालों का जवाब कैसे दूंगी। लेकिन लैन किरण एक बहुत अच्छे इंसान थे। जब उन्हें पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, वो ये बात अच्छे से जानते थे कि ये बच्चा उनका नहीं है, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने मुझसे कोई सवाल नहीं किया। उन्होंने मुझसे कुछ भी नहीं पूछा और चुपचाप तुम्हें अपना लिया। जब तुम्हारा जन्म हुआ उन्होंने तुम्हें अपना नाम दिया। उन्होंने तुम्हें अपनी बेटी की तरह ही पाला। लेकिन हाँ, शायद वो तुम्हें दिल से नहीं अपना पाए, इसीलिए उन्होंने कभी तुमसे उतना प्यार नहीं किया जितना वो लैनजन से करते थे। और ये सब मेरी वजह से, क्योंकि मैंने उनसे सच नहीं बोला। लेकिन मैं सच बोल रही हूँ, मैंने किसी को धोखा नहीं दिया। मैं बस डरती थी। मुझे डर लग रहा था कि कहीं वो मुझे घर से ना निकाल दे। फिर मैं कहाँ जाती? मेरे ऊपर अब तुम्हारी भी जिम्मेदारी आ गई थी, इसीलिए मैं बहुत ज्यादा डर गई थी और ये सच मैंने किसी को नहीं बताया। इसे अपने अंदर छुपा के रखा। तो विंग बोलते हैं, झूठ बोल रही हैं आप। आपका ये सच मैडम जिन जानती थी और वो इसी वजह से आपको ब्लैकमेल कर रही थी और आपने अपने आप को सिक्योर करने के लिए लैंजन का सौदा कर दिया, है ना? आपने इसी डर में आके लैंजन की शादी उनकी बेटी म्यानम्यान से फिक्स किया। लैनी हाँ में सर हिलाती और बोलती है, हाँ आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैडम जिन मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी। वो मेरे बारे में बहुत अच्छे से जानती थी। उसे अच्छे से पता था कि मैं किसी और से प्यार करती हूँ और वेंचिंग उसी की बेटी है। उसने इस बात का फायदा उठाया। उसने मुझे ब्लैकमेल किया। मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी, इसीलिए मेरी समझ में कुछ नहीं आया। लेकिन मैंने चल के सौदा नहीं किया था। उसने मुझसे खुद कहा कि अगर मैं चाहती हूँ कि वो ये बात किसी और को ना बोले तो बदले में मुझे लैंजन की शादी उसकी बेटी के साथ फिक्स करना पड़ेगा। मुझे मेरा घर नहीं तोड़ना था, इसीलिए मैंने उससे वादा कर दिया कि मैं उसकी बात मानूंगी। ये सारी बातें सुन के लैंजन और वेंचिंग बहुत बुरी तरीके से टूट जाते हैं। लैनी भी बहुत रो रही होती है। वो अपनी नजरें नीचे झुका लेती है। विंग अब वेंचिंग के पास जाते हैं और बोलते हैं, तो तुम्हें तुम्हारे सारे सवालों के जवाब मिल गए कि क्यों तुम्हारे डैड तुमसे प्यार नहीं करते थे? और वैसे भी वेंचिंग, तुम प्यार की दुआई क्यों दे रही हो? तुम्हें क्या फर्क पड़ता है कि तुम्हारे डैड तुमसे प्यार करते थे या नहीं? क्योंकि तुम भी तो अपने डैड से प्यार नहीं करती थी। अगर तुम अपने डैड से प्यार करती तो तुम अपने डैड को जान से थोड़ी ना मारती। ये सुन के एक बार सब अगेन बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। और मोस्टली लैंचन इस बार शॉक्ड हो जाते हैं। वो विंग को बहुत शॉकली देखने लगते हैं। विंग अभी वेंचिंग को देख रहे होते हैं। वेंचिंग भी बहुत शॉक्ड होती है और बोलती है, ये आप क्या कह रहे हैं? मैंने मेरे डैड को? आपका दिमाग खराब हो गया है? आप ऐसा बोल भी कैसे सकते हैं? विंग स्माइल करते हैं और बोलते हैं, बस वेंचिंग, अब और झूठ नहीं। तुम्हारा सारा सच सामने आ गया है और मैंने तुमसे कहा ना, मुझसे झूठ नहीं, क्योंकि मेरे पास सारे एविडेंस है। मैं ये बात अच्छे से जानता हूँ कि तुम्हारे डैड मिस्टर लैन किरण की डेथ किसी एक्सीडेंट में नहीं हुई थी। ये सुनते ही लैनी और लैंजन दोनों विंग के पास आते हैं। लैंजन विंग का हाथ पकड़ लेते हैं और बोलते हैं, डैडी भाई, आपने अभी क्या कहा? मेरे डैड की एक्सीडेंट में डेथ नहीं हुई थी? विंग नाम में सर हिलाते हैं और बोलते हैं, नहीं लैंजन, तुम्हारे डैड की डेथ किसी एक्सीडेंट में नहीं हुई थी। तुम्हारे डैड की डेथ तो एक मर्डर था। क्यों वेंचिंग, मैं सही बोल रहा हूँ ना?
ये सुन के लैंजन वैनचिंग की तरफ देखते हैं। वैनचिंग बहुत ज्यादा हैरान होती है और बोलती है, झूठ है, ये सरासर झूठ है, आप मुझ पे झूठा इल्जाम लगा रहे हैं। आप ऐसा बोल भी कैसे सकते हैं डॉक्टर वेई, आप पागल हो चुके हैं, मैं मेरे डैड को मारूंगी। आप ये कहना चाहते हैं कि मैंने मेरे डैड को मारा, जिससे मैं इतना प्यार करती थी, जिसकी अटेंशन के लिए मैं कुछ भी कर सकती थी, आप उसके बारे में मुझ पे इल्जाम लगा रहे हैं, आप ऐसा बोल भी कैसे सकते हैं। वो बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है और गुस्से में जाके विंग का कॉलर पकड़ लेती है। इससे सब बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। विंग वैनचिंग का हाथ हटाते हैं और बोलते हैं, इनफ, मैंने बोला ना मेरे पास एविडेंस है। वो इतना बोल के अपने पास से एक पेपर निकालते हैं। वो पेपर वो पहले वैनचिंग को दिखाते हैं और बोलते हैं, ये देखो मिस्टर लैन किरण के पोस्टमार्टम रिपोर्ट, जिसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि मिस्टर लैन किरण की डेथ किसी एक्सीडेंट में नहीं बल्कि हार्ट अटैक की वजह से हुई थी। और जहाँ तक मुझे पता चला है कि जिस दिन लैन किरण की डेथ हुई थी उस दिन लास्ट वो तुमसे मिले थे। क्यों, मैं सही हूँ ना? वैनचिंग ये सुन के अब शांत हो जाती है। वो विंग के फेस पे देखने लगती है, फिर वो अपनी नजरें नीचे झुका लेती है। वो रिपोर्ट लैनी भी अपने हाथ में ले लेती है और वो उसे देखने लगती है। वो भी उसे देख के काफी शॉक्ड हो जाती है। फिर वो रिपोर्ट लैंजन अपने हाथ में ले लेते हैं और वो उसे देखने लगते हैं। वो उस रिपोर्ट को देख के बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं, उनके आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वो फिर वैनचिंग की तरफ देखते हैं। वो वैनचिंग के पास आते हैं और बोलते हैं, मिमी, क्या ये सच है? क्या तुमने हमारे डैड को मारा? वैनचिंग, जिसकी नजर अभी झुकी हुई होती है, वो अभी लैंजन की तरफ नहीं देख रही होती है। लैंजन उसके दोनों शोल्डर को पकड़ लेता है और बोलता है, मिमी, मेरे सवालों का जवाब दो, क्या डॉक्टर वेई ने जो कहा वो सच है? क्या तुमने हमारे डैड को मारा? वैनचिंग अपनी नजरें उठा के लैंजन को देखती है। उसके आंखों से आंसू बह रहे होते हैं और वो बोलती है, नहीं, ये झूठ है, मैंने कुछ नहीं किया था। मैं डैड को नहीं मार सकती। आप ये बात जानते हो भाई, मैं डैड से प्यार करती थी। उस दिन मैंने कुछ नहीं किया। डैड अपने आप सीढ़ियों से गिर गए थे। ये सुनकर लैंजन को बहुत बुरा लगता है। वो वैनचिंग को छोड़ देते हैं और वो उसी के फेस पे देखने लगते हैं। वैनचिंग को अब याद आने लगता है वो पल। तो चलिए गाइस, यहाँ से हम एक छोटा सा फ्लैशबैक देखते हैं, जिसमें हमें पता चलेगा कि मिस्टर लैन किरण की डेथ हुई कैसे थी। वैनचिंग, जो कि अपने भाई से बहुत ज्यादा नफरत करने लगी थी, वो लैंजन का अटेंशन चाहती थी, जो कि उसे नहीं मिल रहा था, बल्कि ये उसकी गलत फहमी थी। लैंजन उसे प्यार करते थे, लेकिन वो ही गलत समझ रही थी और इन्हीं सब वजह से वो अपने भाई से नफरत करने लगी थी। फिर उसने ये सोच लिया कि अगर लैंजन उसके रास्ते से हट गया तो फिर उसे वो सब कुछ मिल जाएगा जो वो चाहती है। लैंजन की वजह से ही उसके डैड का अटेंशन उसे नहीं मिल रहा था, क्योंकि उसे लगता था कि सारा प्यार लैंजन को मिलता है और लैंजन की वजह से ही लैन किरण उसे प्यार नहीं करते, उस पर ध्यान नहीं देते। इसीलिए उसने प्लान कर लिया था कि वो लैंजन को अपने रास्ते से ही हटा देगी। इसलिए उसने गुस्से में आके प्लान बनाया कि वो लैंजन को अपने रास्ते से हटाएगी। जब वो कॉल पे ये डिस्कशन कर रही थी, वो किसी से बात कर रही थी लैंजन को मारने की, उसकी ये सारी बातें लैन किरण ने सुन ली होती है। वो ये सुन के बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। वैनचिंग को आइडिया नहीं होता है कि लैन किरण ये सारी बातें सुन रहे हैं। वो कॉल रख के जब पीछे मुड़ती है तो देखती है लैन किरण उसके सामने होते हैं और वो भी बहुत ज्यादा गुस्से में। वो लैन किरण को अपने सामने देख के बहुत डर जाती है और बोलती है, डैड आप। लैन किरण आगे जाते हैं और खींच के वैनचिंग को एक थप्पड़ मार देते हैं और बोलते हैं, तुम इतनी गिर सकती हो, मैंने तो कभी ये सोचा नहीं था। तुम अपने ही भाई को मारने की प्लानिंग कर रही हो, और वो भी वो भाई जो तुम पे जान देता है, जो तुम्हारी वजह से मुझसे लड़ता है। आखिर उसकी गलती क्या है? उसने तुम्हारा बिगाड़ा क्या है? वैनचिंग की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन वो गुस्से में ही अपने डैड को देखती है और बोलती है, डैड आप ये मुझसे पूछ रहे हैं कि भाई ने मेरा बिगाड़ा क्या है? क्या आप ये नहीं जानते? आज भाई की वजह से ही ना आप मुझसे प्यार नहीं करते, आप मुझ पे ध्यान नहीं देते। आप सारा प्यार, सारा टाइम, सारा अटेंशन भाई को देते हैं। मैं भी तो आप ही की बेटी हूँ ना, लेकिन आप कभी मुझे प्यार से नहीं देखते, आप कभी मुझ पे ध्यान नहीं देते। आपका सारा प्यार सिर्फ भाई के लिए होता है। अगर भाई ही हमारे रास्ते में नहीं रहेगा तो फिर आप सिर्फ मुझे प्यार करेंगे ना। इसीलिए मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं भाई को ही अपने रास्ते से हटा दूंगी। फिर उसके बाद से ये सब कुछ मेरा होगा, आपका सारा प्यार मेरा होगा, सिर्फ मेरा। लैन किरण को ये सुन के बहुत गुस्सा आता है। वो फिर से एक थप्पड़ मारते हैं और बोलते हैं,
मैं तुम्हें ही अपने जान से मार दूंगा। तुम मेरे बेटे को मारने की कोशिश करोगे और तुम्हें लगता है मैं इसके लिए तुम्हें माफ करूंगा? मैं तुम्हारा ये सच लैंजन को बताऊंगा। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। उसे भी तो पता चलना चाहिए कि जिसे वो इतना प्यार करता है वो उसके बारे में क्या सोचती है। मैं तुम्हारा सारा सच बताऊंगा। मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला वैनचिंग। वो इतना बोल के वहाँ से जाने लगते हैं। वैनचिंग ये सुन के बहुत डर जाती है। वो भी लैनकिरन के पीछे भागती है। लैनकिरन अभी बहुत गुस्से में होते हैं। वो गुस्से में वहाँ से जा रहे होते हैं। वैनचिंग आके उनका हाथ पकड़ लेती है और बोलती है, नहीं डैड प्लीज, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे। मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए, मैं कुछ नहीं करूँगी। लेकिन प्लीज आप भाई को कुछ मत बोलिए। प्लीज डैड, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे। लैनकिरन उससे हाथ छुड़ाते हैं और कोई जवाब दिए बिना वहाँ से जाने लगते हैं। वैनचिंग फिर से उनका हाथ पकड़ लेती है और बोलती है, डैड नहीं, प्लीज आप कहीं नहीं जाओगे। लेकिन लैनकिरन उसकी एक नहीं सुनते हैं। वो उससे अपना हाथ छुड़ाने लगते हैं। वैनचिंग ने भी बहुत कस के उनका हाथ पकड़ लिया होता है। इसी दौरान लैनकिरन एक झटके से उससे हाथ छुड़ाते हैं, लेकिन उनका पैर स्लिप कर जाता है क्योंकि वो सीढ़ियों के पास होते हैं। वो सीढ़ियों से उतरने वाले थे। जैसे ही वैनचिंग उनका हाथ छोड़ती है, लैनकिरन का बैलेंस बिगड़ता है और वो फिर सीढ़ियों से नीचे गिर जाते हैं। ये देख के वैनचिंग बहुत ज्यादा शॉक्ड होती है और वो अपने डैड का नाम लेके जोर से चिल्लाती है। वो फटाफट सीढ़ियों से उतर के लैनकिरन के पास जाती है। लैनकिरन के सर पे थोड़ा सा चोट आ गया होता है और वहाँ से खून बह रहा होता है। वो लैनकिरन को जाके उठाती है और बोलती है, डैड आप ठीक तो है ना? चलिए मैं आपको डॉक्टर के पास ले चलती हूँ, आपका बहुत खून बह रहा है। लैनकिरन गुस्से में उससे अपना हाथ छुड़ाता है और बोलता है, दूर हटो मुझसे, मैं तुमसे नफरत करता हूँ। मैं तुम्हारी ये सूरत भी नहीं देखना चाहता। अच्छा होता तुम जन्मते ही मर जाती, तो मुझे आज ये दिन देखने को नहीं मिलता। मैंने क्या कमी रखी थी तुमसे प्यार करने में जो तुमने ये सिला दिया? तुम अपने ही भाई के बारे में ऐसा कैसे सोच सकती हो? मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है कि तुम ऐसा बोल रही हो। मैं तुमसे नफरत करता हूँ वैनचिंग, मैं तुमसे बहुत नफरत करता हूँ। लैनकिरन की बातें सुन के वैनचिंग को बहुत हर्ट होता है। उसके आंखों से आंसू गिरने लगते हैं, लेकिन वो उनकी बातों से बहुत गुस्से में भी आ जाती है। लैनकिरन अब उठ के खड़े होते हैं। वो लैनकिरन का हाथ पकड़ती है और बोलती है, डैड बस, अब आप मेरी सुनेंगे। मैंने आपकी बहुत सुन ली। आपका जो दिल किया आपने वो किया। मैंने आज तक आपको किसी चीज के लिए नहीं रोका, लेकिन अब आप सिर्फ मेरी सुनेंगे। आप अभी मेरे साथ डॉक्टर के पास चलेंगे। और रही भाई की बात, तो उसे भूल जाओ। उन्हें तो अब हमारे रास्ते से जाना ही होगा, क्योंकि मैं ये बात अच्छे से जानती हूँ। जब तक वो जिंदा रहेंगे आप मुझे कभी प्यार नहीं करोगे। आप मुझे अपना वो कभी टाइम नहीं दोगे जो आप भाई को देते हो। आपके लिए भाई सब कुछ है, मैं कुछ भी नहीं। लेकिन मुझे भी आपका प्यार चाहिए, मुझे भी आपका साथ चाहिए, और उसके लिए मुझे जो कुछ भी करना पड़ेगा मैं वो करूँगी। मुझे भाई को मारना पड़ेगा, मैं उसे मारूंगी। मैं एक बार भी नहीं सोचूंगी। मैं आपके प्यार को पाने के लिए डैड कुछ भी कर सकती हूँ, क्योंकि मैं बचपन से तरस रही हूँ आपके प्यार के लिए। आप मुझे कभी प्यार नहीं करते, मुझे भी आपका प्यार चाहिए। ये सारी बातें लैनकिरन को भी बहुत हर्ट कर रही होती है। उन्हें बहुत गुस्सा आ रहा होता है, उन्हें बहुत ज्यादा पेन होने लगता है। वैनचिंग की ये सारी बातें लैनकिरन के दिल पे एक गहरा इफेक्ट डालती है। उनके चेस्ट में फिर पेन उठता है। वो अपना हाथ अपने चेस्ट पे रखते हैं। उनके माथे से पसीना आने लगता है। ये देख के वैनचिंग और भी ज्यादा घबरा जाती है और बोलती है, डैड डैड आपको क्या हो रहा है? आप ठीक तो हो ना? लैनकिरन उससे अपने आप को दूर करते और बोलते, हट जाओ मेरे रास्ते से, मैं तुम्हारी सूरत नहीं देखना चाहता, प्लीज गो। अब उनके चेस्ट का पेन थोड़ा और भी बढ़ जाता है। वो दोनों हाथों से अपने चेस्ट पकड़ लेते हैं। वैनचिंग ये देख के बहुत घबरा जाती है। उसे समझ भी नहीं आता वो क्या करे। वो फिर फटाफट वहाँ से दौड़ के जाती है मोबाइल लेने के लिए, कॉल करने के लिए एम्बुलेंस को, क्योंकि लैनकिरन की हालत बहुत खराब दिख रही होती है। वो जैसे ही वहाँ से जाती है, लैनकिरन भी वहाँ से निकल जाते हैं। वो फिर सीधा अपने कार में जाके बैठते हैं और कार स्टार्ट कर देते हैं। वो कार ड्राइव कर रहे होते हैं। उनका पेन बढ़ता जा रहा होता है और वो बोल रहे होते हैं, लैंजन आज तुम्हें पता चलेगा कि मैं सही था, मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी। आखिर गंदा खून ही होता है। अगर ये मेरा खून होता तो ये तुम्हारे साथ ऐसा करने की सोचता भी नहीं। मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई जो इसे मैंने अपना नाम दिया। आज मैं तुम्हें सारा सच बताऊंगा कि तुम जिस बहन पे अपनी जान देते हो वो तुम्हारी ही जान लेने के पीछे पड़ी है। तुम उसके लिए मुझसे लड़ते हो ना, आज तुम्हें सारा सच पता चलेगा। वो इतना बोल के चुप होते हैं और वो पूरी स्पीड के साथ कार स्टार्ट करते हैं, लेकिन उनकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो रही होती है। वो थोड़ा सा आगे जाते हैं तो उनका पेन और भी ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि उनके दिमाग में वैनचिंग की ही बातें चल रही होती है।
और जिससे वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गए होते हैं। कुछ दूर जाते ही लैनकिरन की हालत बहुत बिगड़ जाती है। अब उनसे वो पेन बर्दाश्त नहीं होता है। वो पूरे पसीने से स्वेटी होने लगते हैं। वो बहुत ज़्यादा तड़पने लगते हैं। तभी अचानक सामने से एक ट्रक आता हुआ नजर आता है। लैनकिरन जो कि अभी बहुत पेन में होते हैं, वो ये देख के काफ़ी घबराते हैं, लेकिन फिर भी वो हिम्मत रख के अपनी स्टीयरिंग व्हील को संभालते हैं। वो उस ट्रक से तो बच जाते हैं, लेकिन उसी समय उन्हें दिल का दौरा पड़ता है। उन्हें हार्ट अटैक आता है और उसी वजह से उनकी डेथ हो जाती है। और उनकी कार जो कि स्टार्ट ही होती है, वो जाके एक कार से टकरा जाती है और वहीं पे पलटी हो जाती है। इसीलिए सबको लगता है कि लैनकिरन की डेथ एक्सीडेंट में हुई थी, बल्कि उनकी डेथ एक्सीडेंट की वजह से नहीं, हार्ट अटैक की वजह से हुई थी, और जिसकी जिम्मेदार वैनचिंग ही थी। यहीं पे ये फ्लैशबैक एंड होता है। ये सारी बातें सुन के लैंजन बहुत बुरी तरीके से टूट जाते हैं। वो अब अपने घुटनों पे आ जाते हैं और वो बहुत ज्यादा रोने लगते हैं। लैंजन की ये हालत देख के विंग को भी बहुत हर्ट होता है। वो लैंजन के पास जाते हैं, उसे शोल्डर से पकड़ के खड़ा कराते हैं और बोलते हैं, लैंजन प्लीज खुद को संभालो, तुम अभी इतना कमजोर नहीं हो सकते, तुम्हें अभी बहुत सारा सच सुनना है। लैंजन विंग की तरफ देखते हैं, जिसके आंखों से आंसू बह रहे होते हैं। विंग लैंजन के आंसुओं को साफ करते हैं और बोलते हैं, प्लीज लैंजन खुद को संभालो, तुम अभी हिम्मत नहीं हार सकते। मुझे पता है ये सब सच जान के तुम बहुत टूट गए हो, लेकिन यही सच्चाई है। तुमने आज तक जिसे इतना प्यार किया है, जिसकी वजह से तुमने अपना सब कुछ कुर्बान किया, जिसके लिए तुम अपनी जान भी देने को तैयार हो, दरअसल वही तुम्हारी सबसे बड़ी दुश्मन है। और मुझे तो ताज्जुब होता है कि तुम सारा सच जानते थे, लेकिन उसके बावजूद तुम चुप रहे। तुमने मुझे क्यों नहीं बताया लैंजन? तुमने क्यों वैनचिंग का सच छुपा के रखा? अगर तुमने ये बात मुझे पहले बता दी होती तो शायद आज तुम्हारे साथ इतना कुछ नहीं हुआ होता। तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला, क्यों बातें छुपाई? आज मैं तुमसे भी जानना चाहता हूँ लैंजन, आखिर तुम चाहते क्या थे? लैंजन कुछ नहीं बोलते हैं। वो विंग को हक कर लेते हैं और वो बहुत ज्यादा रोने लगते हैं। विंग को भी बहुत हर्ट फील हो रहा होता है। वहाँ पे मौजूद सब लोग बहुत ज्यादा इमोशनल हो गए होते हैं। वो सब लैंजन को ही देख रहे होते हैं। विंग खुद से लैंजन को अलग करते हैं और बोलते हैं, जवाब दो लैंजन, तुमने ये सब क्यों किया? लैंजन वैनचिंग को देखते हैं, जिसकी नजरें झुकी हुई होती है, और वो बोलते हैं, डॉक्टर वी, मुझे पहले नहीं पता था कि ये सब मिमी कर रही है। मुझे उस दिन पता चला जब मैं हॉस्पिटल में एडमिट था और मिमी वहाँ खुद आई थी। मैं उस समय बहुत डर गया। मैं उससे डर के टेरेस पे गया, और जब टेरेस पे मिमी वहाँ आई और जब उसने मेरे सामने ये कहा कि वो मुझसे बहुत ज़्यादा नफरत करती है और वो मुझे अपने रास्ते से हटाना चाहती है। उसका चेहरा कवर था, लेकिन मैं मेरी मिमी की आवाज़ पहचान सकता हूँ। मैं उसे पहचानने में कभी गलती नहीं कर सकता। मुझे अच्छे से पता था कि वो मेरी मिमी है, लेकिन मैंने फिर भी खुद को समझाया कि ये मेरी गलत फहमी है, ऐसा नहीं हो सकता। मेरी मिमी मुझे कैसे मार सकती है? वो तो मुझसे बहुत प्यार करती है। लेकिन मैं गलत था। जब मिमी ने अपना नकाब हटाया, मैं बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो गया। मुझे मेरी आंखों पे विश्वास नहीं हुआ कि मेरे सामने मेरी मिमी खड़ी है और वो मुझे मारना चाहती है। मैं इस बात पे कैसे यकीन करता? मेरी मिमी मुझसे बहुत प्यार करती है, वो मुझे मार नहीं सकती। लेकिन उसने ये खुद कहा कि वो मुझसे नफरत करती है। लेकिन क्यों? वो मुझसे नफरत क्यों करती है? मैंने क्या किया है? क्या मुझसे कोई गलती हुई थी? मैं बस यही सोच रहा था कि आखिर मैंने ऐसा क्या कर दिया जिस वजह से मेरी बहन मुझसे नफरत करने लगी। मेरी कुछ समझ में नहीं आया। मैं उस समय सोचने समझने की कंडीशन में नहीं था। मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गया सोच सोच के कि आखिर मैंने क्या किया है। क्यों मेरी बहन मुझे मारना चाहती है? और अगर सच में मैंने अपनी मिमी को हर्ट किया है तो फिर मुझे जीने का कोई हक नहीं। इसीलिए मैं जानबूझ के टेरेस से नीचे कूदा था। मुझे मिमी ने धक्का नहीं दिया था, मैं खुद कूद गया था। और जब मुझे होश आया तो मैं यही सोच रहा था कि आखिर ऐसी क्या वजह हो सकती है जिस वजह से मेरी मिमी मुझसे नफरत करती है। मैं बस वही वजह जानना चाहता था कि आखिर मैंने ऐसी क्या गलती की है जिस वजह से मेरी बहन को मुझसे प्यार की जगह नफरत हो गया। मैं वो रीजन जानना चाहता था। मैं मेरी मिमी की गलतफहमी दूर करना चाहता था। इसलिए मैंने किसी से कुछ नहीं बोला। माना मिमी के दिल में मेरे लिए प्यार नहीं है, लेकिन मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। मैंने कभी भी उसके लिए बुरा नहीं चाहा और ना ही मैं उसके लिए बुरा चाह सकता हूँ, क्योंकि मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। और एक बार नहीं 100 बार अगर मुझे उसके लिए अपनी जान देनी पड़े तो मैं एक बार भी नहीं हिचकिचाऊंगा।
मैं उसके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। मेरे लिए उसकी खुशी से बढ़कर और कुछ भी नहीं है, मेरी ये जिंदगी भी नहीं। इसीलिए मैंने आपसे झूठ बोला, मुझे माफ कर दीजिए। विंग ये सुन के बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है। ये सुन के तो सभी बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं। वेंचिंग भी ये सुन के बहुत ज्यादा इमोशनल होती है। उसकी आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। वो फिर लैंजन को ही देख रही होती है। विंग लैंजन के आंसुओं को साफ करते हैं और बोलते हैं, फर्क है लैंजन, तुम्हारे में और उसमें फर्क है। तुम उससे सच्चे दिल से प्यार करते हो, लेकिन वो नहीं। तुम्हारी ही मिमी चाहती है कि तुम इस दुनिया में ना रहो, और उसने इसका सारा इंतजाम भी कर दिया था। वो तुम्हारी अच्छी किस्मत थी जो तुम बच गए, बाकी उसने तो कोई कसर नहीं छोड़ा तुम्हें मारने के लिए। सच में गलती तुम्हारी ही है। तुमने ही सच को नहीं देखा, तुमने ही गलत इंसान से प्यार किया। वो तुम्हारे प्यार का हकदार नहीं है। वो तुम्हारे क्या, किसी की भी प्यार का हकदार नहीं है। अगर वो किसी चीज का हकदार है तो वो है सजा का। वेंचिंग ने आज तक जितने भी जुर्म किए हैं, अब बारी आ गई है कि उसे उसकी सजा मिले, और उसकी सजा मैं उसे खुद दिलाऊंगा, क्योंकि मैंने खुद से वादा किया था लैंजन कि जिसने भी तुम्हारी ये हालत की है मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। और आज मुझे पता चल गया है कि ये सब के पीछे कौन है। और आज मैं तुमसे पहले ही बोल रहा हूँ कि तुम मेरे रास्ते में मत आना, क्योंकि आज मैं तुम्हारी बहन वेंचिंग को माफ नहीं करूंगा। आज मैं उसे सजा दिला के रहूंगा, और उसकी तैयारी मैंने पहले से कर ली है। ये सुनते ही लैंजन विंग को देखते हैं और बोलते हैं, मैं कुछ समझा नहीं। विंग लैंजन के फेस को होल्ड करते हैं और बोलते हैं, तुम अभी समझ जाओगे। वो इतना बोल के लैंजन को छोड़ देते हैं, जब तक वहाँ पे पुलिस आ जाती है। पुलिस को देख के सब लोग बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। लैंजन भी बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं और बोलते हैं, डॉक्टर वी। विंग लैंजन को देखते हैं और बोलते हैं, मैंने बोला ना, आज तुम बीच में नहीं बोलोगे, आज सिर्फ वेंचिंग बोलेगी। तो वेंचिंग, क्या तुम ये मानती हो कि ये सब कुछ तुमने जानबूझ के किया है? क्या तुम्हें अपना जुर्म कबूल है? वेंचिंग विंग की तरफ देखती है, वो एक स्माइल करती है और बोलती है, नहीं, मुझे मेरा जुर्म कबूल नहीं है। मैंने कुछ भी नहीं किया है, और ना ही मैंने कुछ गलत किया है। ये सब मुझ पे झूठा इल्जाम है। मैंने मेरे डैड को नहीं मारा है। आप मुझ पे झूठा इल्जाम लगा रहे हैं। आप मुझसे बदला लेना चाहते हैं ना? लेकिन मैं आपको बता देती हूँ डॉक्टर भाई, आप मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। मेरा कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है। हाँ, मैं भाई से नफरत करती हूँ, और मैं हमेशा करती रहूंगी, क्योंकि इन्हीं की वजह से मुझे वो कुछ भी नहीं मिला जो मुझे मिलना चाहिए। और आज तो मुझे ये पता चला कि मैं तो इनकी बहन ही नहीं हूँ। इसका मतलब मैं आज तक एक ऐसे इंसान से प्यार कर रही थी जो मेरा अपना भाई नहीं है। शायद इसी वजह से मेरे साथ ये कुछ हुआ। मैं इसको नहीं मानती। आप मुझे सजा नहीं दिला सकते। अगर सजा किसी को मिलनी चाहिए तो वो है आपको। आपने मेरे साथ गलत किया। आप मेरे साथ खेल रहे थे। आपने मेरे साथ प्यार का नाटक किया। आपकी हिम्मत कैसे हुई? आप खुद को समझते क्या है? वो इतना बोल के विंग का कॉलर पकड़ लेती है। विंग को भी अब बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो उसका हाथ पकड़ लेते हैं, उसे अपना कॉलर छुड़ाते हैं और बोलते हैं, तुम अपने आप को समझते क्या हो? होश में आओ। मुझे पता है कि तुम एक पागल इंसान हो, और तुम्हारे इस पागलपन का इलाज भी मैं ही करूंगा। तुम्हें क्या लगता है कि तुम अगर इस बात को एक्सेप्ट नहीं करोगी तो सच बदल जाएगा? और तुम क्यों प्यार के लिए रो रही हो? क्या तुम्हें लगता है कि तुम प्यार के हकदार हो? तुम जैसे इंसान प्यार का हकदार कैसे हो सकता है? इसने प्यार का ही मजाक बनाया। तुमने तुम्हारे भाई को मारने की कोशिश की, जो कि तुमसे सच्चा प्यार करता है, जो तुम्हारी खुशी के लिए कुछ भी कर सकता है। तुमने तुम्हारे डैड को भी मार डाला, और अब तुम दुहाई दे रही हो प्यार की। क्या तुम्हें लगता है कि तुम प्यार डिजर्व करती हो? अगर तुम कुछ डिजर्व करती हो तो वो है सजा। तुमने अब तक जितने भी काम किए हैं वो सब सजा के पात्र है। तुमने ऐसा कोई भी काम नहीं किया जिस वजह से कोई तुमसे प्यार करे। तुम्हें कभी प्यार नहीं मिलेगा वेंचिंग, क्योंकि तुम प्यार के हकदार ही नहीं हो। और मैं तुम्हें तुम्हारे किए की पूरी सजा दिलाऊंगा। ये मेरा तुमसे वादा है। लैंजन तुम्हें भले ही माफ कर दे, लेकिन मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। तुमने मेरे प्यार को तकलीफ देने की कोशिश की, और इसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। वो इतना बोल के पुलिस की तरफ देखते हैं और बोलते हैं, इंस्पेक्टर, इसे अरेस्ट कर लीजिए। इसने अपने ही भाई को जान से मारने की कोशिश की, और उसके अलावा इसने अपने भाई को मेंटल अरेस्ट किया है, जिसकी वजह से इसके भाई की दिमागी हालत बिगड़ गई थी, और इसके खिलाफ सारे एविडेंस मेरे पास है। इंस्पेक्टर अब आगे आ जाते हैं। वो वेंचिंग के पास आके खड़े होते हैं। वो अपनी हथकड़ी निकालते हैं
ये देख के सब बहुत ज्यादा शॉक्ड होते हैं। मियान मियान अब आगे आ जाती है और बोलती है, नहीं आप ऐसा नहीं कर सकते, आप वेंचिंग को अरेस्ट नहीं कर सकते। विंग मियान मियान की तरफ देखते हैं और बोलते हैं, साइड हटो, अभी इस मामले में कोई नहीं बोलेगा। मियान मियान ये सुन के हैरान होती है और बोलती है, नहीं डॉक्टर भाई, वेंचिंग ने कुछ नहीं किया है, ये सब गलतफहमी है, प्लीज आप इसे अरेस्ट नहीं करवा सकते, आप ऐसा नहीं कर सकते। इंस्पेक्टर अब वेंचिंग के हाथ में हथकड़ी पहना देते हैं। ये देख के मियान मियान बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाती है। वो दौड़ के लहजन के पास जाती है और बोलती है, लहजन देखो ना, वो तुम्हारी मम्मी को अरेस्ट कर रहे हैं, प्लीज उन्हें मना करो, उन्हें रोको, वो ऐसा नहीं कर सकते, तुम तो जानते हो ना तुम्हारी मम्मी ऐसा कुछ नहीं कर सकती, ये सब जरूर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है, प्लीज लहजन उसे रोको। लहजन जो कि अभी खुद ही स्टेबल हालत में नहीं होते हैं, वो बहुत बुरी तरीके से ब्रोकन होते हैं, उनकी आंखों से आंसू बह रहे होते हैं, वो कुछ भी नहीं बोलते। मियान मियान अब लैनी के पास जाती है। वो लैनी को भी बोलती है विंग को रोकने का, लेकिन लैनी भी अब कुछ नहीं बोलती है। वो भी बहुत ब्रोकन होती है, उसका भी दिल टूट गया होता है ये सारा सच जान के। वो भी सारे सच्चाई से अनजान थी, इसलिए वो भी कुछ नहीं बोलती। विंग अब वेंचिंग की तरफ देखते हैं और बोलते हैं, अब तुम जेल में जाके अपनी सजा काटो। तुमने हमेशा यही सोचा था ना कि तुम इतना कुछ करोगे और बच जाओगी, लेकिन एक बात याद रखना वेंचिंग, सच भले कुछ दिनों के लिए छुप सकता है, लेकिन हमेशा के लिए नहीं। सच्चाई एक ना एक दिन बाहर आती है, और आज तुम्हारी सच्चाई सबके सामने बाहर आ गई। आज मैंने तुम्हारा पूरा सच सबके सामने रखा, लेकिन आज मैं तुम्हें भी एक सच बताना चाहूंगा। तुम बचपन से जिस वजह से लैंजन से नफरत करती आई हो, तुम्हें हमेशा से यही लगा है कि लैंजन ही वो वजह है जिस वजह से तुम्हें तुम्हारे डैड का प्यार नहीं मिला, जो कि ये सरासर गलत है। लैंजन वो वजह नहीं है, तुम्हारे डैड ने तुमसे प्यार नहीं किया, उसकी वजह तुम्हारी मॉम थी, लैंजन नहीं। तुम्हारे डैड मिस्टर लैनकिरन तुम्हें भी उतना ही प्यार करते थे, फर्क सिर्फ इतना था वो कभी तुम्हें दिखा नहीं पाए। वो तुम्हें दिखाना चाहते थे, लेकिन वो अपने दिल के हाथों मजबूर थे। और लैंजन, उसने तुम्हें सबसे ज्यादा प्यार किया, उसकी जिंदगी में तुमसे ज्यादा इम्पोर्टेंट कुछ और है ही नहीं। वो तुम्हारी खुशियों के लिए कुछ भी कर सकता है, अपनी जान तक दे सकता है, और इस बात का सबूत तो तुमने देखा ही है। उसने तुम्हारी सच्चाई जानते हुए भी सबसे छुपाया, कुछ नहीं बोला, क्योंकि वो तुम्हें खुश देखना चाहता था। वो तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता है, इसीलिए उसने अपने प्यार को तुम्हारी खुशी के लिए कुर्बान कर दिया। और बदले में तुमने क्या किया? तुमने इतने प्यार करने वाले भाई को जान से मारने की कोशिश की, उसे पागल बनाया। क्या तुम्हें एक बार भी दया नहीं आई उस पे? क्या तुमने एक बार के लिए नहीं सोचा कि वो तुम्हारा भाई है? तुम उसकी सगी बहन ना होते हुए भी उसने तुम्हें एक सगी बहन से बढ़कर प्यार किया। उसके बावजूद वेंचिंग के आंखों से अब नॉन स्टॉप आंसू गिरने लगते हैं। अब वो अपनी नजरें नीचे झुका लेती है। विंग अब स्माइल करते हैं और बोलते हैं, तो तुम तुम्हारे डैड का प्यार देखना चाहती हो? चलो आज मैं तुम्हें ये भी दिखा देता हूँ। वो इतना बोल के यानली की तरफ देखते हैं। यानली हाँ में सर हिलाती है और वो अपने मोबाइल से कॉल करती है। 5 मिनट बाद वहाँ पे एक पर्सन की एंट्री होती है। उस पर्सन के हाथ में एक फाइल होता है। विंग उस पर्सन को देख के स्माइल करते हैं और बोलते हैं, आओ जिनजिसवान, और मुझे वो फाइल दो। वो पर्सन जिसका नाम जिनजिसवान होता है और वो हमारे यानली का मंगेतर होता है, वो आगे आ जाता है और अपने हाथ की फाइल विंग को दे देता है। विंग उस फाइल को लेते हैं, उसमें से एक पेपर निकालते हैं, वो वेंचिंग को देते हैं और बोलते हैं, ये देखो, ये है तुम्हारे डैड की असली वसीयत, जिसमें उन्होंने साफ साफ लिखा है कि उनकी प्रॉपर्टी का 50% शेयर ही लैंजन के नाम है। बाकी का 50% में 30% उन्होंने सिर्फ तुम्हारे नाम पे किया है और 20% शेयर उन्होंने तुम्हारी मॉम मैडम लैन के नाम किया है। उन्होंने कभी भी अपने प्रॉपर्टी का अकेला हकदार लैंजन को नहीं बनाया है। उन्होंने सिर्फ ये दिखाया था क्योंकि वो डरते थे। उन्हें डर था कि कोई उनके बेटे को नुकसान पहुंचाएगा। उन्होंने ये सब कुछ अपने बेटे के लिए किया था। उन्होंने ये शादी सिर्फ अपने बेटे के लिए किया था ताकि उनके बेटे को एक माँ का प्यार मिले, उसे कभी माँ की कमी महसूस ना हो, वरना उन्हें अपनी लाइफ में किसी वाइफ की जरूरत नहीं थी। और जब तुमने जन्म लिया, तुम इस परिवार में आई, उन्होंने तुम्हें भी अपनी बेटी की तरह ही अपनाया। इसीलिए उन्होंने तुम्हारी खुशियों को भी उतना ही मायने दिया जितना वो लैंजन को देते थे। उनकी नज़र में तुम्हारे सपने उतने ही इम्पोर्टेंट थे जितने कि लैंजन के। इसीलिए जब उन्हें ये पता चला कि तुम मेडिकल की पढ़ाई करना चाहती हो, उन्होंने तुम्हारा एडमिशन मेडिकल कॉलेज में कराया। और तुम्हें ये लगा कि ये सब लैंजन की वजह से है। लैंजन तुम्हें अपने साथ कॉलेज में पढ़ने नहीं देना चाहता, बल्कि ये तुम्हारे खुद के सपने थे वेंचिंग। तुम ही मेडिकल की पढ़ाई करना चाहती थी।
इस वजह से तुम्हें मेडिकल कॉलेज भेजा गया, ना कि इस वजह से कि लैंजन तुम्हें अपने साथ नहीं रखना चाहता। ये सच्चाई सुन के तो वैनचिंग पूरी तरीके से हिल जाती है। उसे इस बात का कोई आइडिया नहीं था। लैनी भी ये सुन के बहुत ब्रोकन हो जाती है। वो भी अपने गिल्ट में भर जाती है। उसकी आंखों से भी आंसू गिरने लगता है। विंग एक स्माइल करते हैं और बोलते हैं, एक बात बताऊं वैनचिंग, किसी भी रिश्ते में ईमानदारी जरूरी होती है, प्यार जरूरी होता है और सबसे ज्यादा भरोसा जरूरी होता है। लेकिन तुमने अपने रिश्ते में इनमें से कुछ भी नहीं दिखाया। तुमने अगर कुछ दिखाया है तो सिर्फ नफरत। तुम इतनी सेल्फिश हो सकती हो, मैंने तो कभी ये सोचा ही नहीं था। तुमने अपने प्यार करने वालों को सिर्फ हर्ट किया है और उसके बाद तुम ये उम्मीद करती हो कि तुम्हें प्यार मिलेगा। नहीं वैनचिंग, तुम प्यार की हकदार नहीं हो, तुम सिर्फ सजा की हकदार हो और आज तुम्हें तुम्हारे किए की सारी सजा मिलेगी। वैनचिंग अब कुछ भी नहीं बोलती है, वो चुप ही रहती है। तो विंग बोलते हैं, इंस्पेक्टर इसे लेके जाइए। इंस्पेक्टर भी हाँ में सर हिला देते हैं। विंग के पास कुछ एविडेंस होते हैं, वो इंस्पेक्टर को देते हैं और बोलते हैं, ये इसके खिलाफ सारे सबूत। इंस्पेक्टर वो सारे एविडेंस ले लेता है और वो वैनचिंग को लेके जाने लगता है। वहाँ पे मौजूद कोई भी कुछ नहीं बोलता है, लेकिन मियान अब वैनचिंग का हाथ पकड़ लेती है और बोलती है, नहीं आप इसे लेके नहीं जा सकते। इसने जो कुछ भी किया ये सब इसने अकेले नहीं किया, इसके साथ मैं भी शामिल थी। मैंने इसका पूरा साथ दिया है। लैंजन को हार्म करने में मैं भी शामिल थी, मैंने भी इसका साथ दिया है। ये अकेली नहीं थी, मैं इसके साथ थी, मुझे भी अरेस्ट कीजिए। ये सुन के सब बहुत ज़्यादा शॉक्ड होते हैं। विंग अब वहाँ आते हैं और बोलते हैं, ये तुम क्या कह रही हो। मियान अब थोड़ा गुस्से में आती है और बोलती है, हाँ मैं सही कह रही हूँ, ये सब मैंने भी किया है। मैं मियान के साथ थी, इसने अकेले कुछ नहीं किया है, मैंने इसका साथ दिया है, मुझे भी अरेस्ट करो। तो विंग बोलते हैं, इंस्पेक्टर आप इसे लेके जाइए, इसे इग्नोर कीजिए। मियान को सुनकर गुस्सा आ जाता है। वो इंस्पेक्टर के पास वाले रिवॉल्वर को हाथ में ले लेती है। वो उसे अपने सर पे पॉइंट करती है और बोलती है, मैंने बोला ना मैं सच बोल रही हूँ, मुझे भी अपने साथ लेके चलो वरना मैं अपने आप को मार लूंगी। ये देख के विंग बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं और बोलते हैं, ये तुम क्या कर रही हो। मियान अब रिवॉल्वर विंग की तरफ पॉइंट करती है और बोलती है, मैंने कहा ना मैं सच बोल रही हूँ, मैं वैनचिंग के साथ शामिल थी, इसकी कोई गलती नहीं है। ये सब जो कुछ भी हुआ है मैंने इसका साथ दिया है, इसमें मेरी सारी गलती है, इसने अकेले कुछ नहीं किया है। विंग इससे काफी कंफ्यूज हो जाते हैं, उन्हें कुछ समझ भी नहीं आता वो क्या बोले। मियान अब रिवॉल्वर पुलिस की तरफ कर देती है और बोलती है, अगर आपने इसे नहीं छोड़ा तो मैं आपको ही शूट कर दूंगी। ये देख के पुलिस वाला भी घबरा जाता है और बोलता है, गन नीचे करो वरना हम तुम्हें अरेस्ट कर लेंगे। मियान स्माइल करती है और बोलती है, तो फिर करो, अगर ये तुम कर सकते हो तो करो। इंस्पेक्टर अपने साथ कांस्टेबल की तरफ देखता है और मियान को भी अरेस्ट करने का ऑर्डर देता है। एक कांस्टेबल आके मियान के हाथ से रिवॉल्वर ले लेता है और उसे भी हथकड़ी पहना देता है। ये देख के मियान स्माइल करती है। वैनचिंग ये देख के बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है, लेकिन वो अभी कुछ नहीं बोलती। अब उन दोनों को लेके पुलिस जाने लगती है। लैंजन की नजरें अभी भी झुकी हुई होती है, वो कुछ नहीं बोल रहे होते हैं, उनकी आंखों से आंसू बह रहे होते हैं। पुलिस अब वैनचिंग और मियान को लेके वहाँ से चली जाती है। विंग अब लैंजन के पास जाते हैं, वो लैंजन के फेस को होल्ड करते हैं और बोलते हैं, लैंजन तुम ठीक तो हो ना। लैंजन विंग की तरफ देखते हैं लेकिन कोई जवाब नहीं देते। विंग अब लैंजन को हग कर लेते हैं। तो वहाँ पे लैनी आती है, वो उन दोनों के आगे सामने खड़ी होती है, अपने हाथ को जोड़ लेती है और बोलती है, लैंजन बेटे मुझे माफ कर दो, मैं सच बोल रही हूँ, मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी, मुझे नहीं पता था कि ये सब वैनचिंग कर रही है, अगर मुझे पता होता तो मैं ऐसा कभी नहीं होने देती। प्लीज बेटे मुझे माफ कर दो और मुझे मेरी गलतियों के लिए भी माफ कर दो। मुझे तुमसे सच नहीं छुपाना चाहिए था बेटे, लेकिन मैं सच कह रही हूँ, मैंने ये सब कुछ इसलिए किया क्योंकि मुझे डर था कि अगर तुम्हें मेरी सच्चाई पता चली तो तुम मुझसे प्यार नहीं करोगे, तुम मुझे अपनी मॉम नहीं कहोगे। मैं तुम्हें खोने से डरती थी बेटे। जिस दिन तुमने मुझे पहली बार मॉम कहा था ना, उसी दिन मैंने तुम्हें अपने बेटे के रूप में अपनाया था। मैं तुमसे सच में प्यार करती हूँ बेटे, मैंने कभी तुमसे किसी लालच में आके प्यार नहीं किया। हाँ मेरे मन में अगर लालच था तो वो सिर्फ अपनी बेटी वैनचिंग के लिए, मैं उसकी लाइफ को सिक्योर करना चाहती थी। इसीलिए तुम्हारे डैड के जाने के बाद मैंने तुम्हें तुम्हारे सपने पूरे करने के लिए आगे बढ़ाया, ताकि इससे तुम खुश रहोगे और मैं जब तक अपने और अपनी बेटी की लाइफ सिक्योर कर लूंगी। मैं हम दोनों के लिए कुछ अर्न करना चाहती थी,
ताकि कल को तुम अगर मुझे घर से भी निकाल दो तो मैं मेरी बेटी का फ्यूचर सिक्योर कर सकूं। बस इतना ही, बाकी मेरे मन में कोई लालच नहीं था। मैं सच बोल रही हूँ बेटे, प्लीज मुझे माफ कर दो प्लीज। वो इतना बोल के रोने लगती है। लैंजन एक नजर अपनी मॉम को देखते हैं लेकिन वो भी कुछ नहीं बोलते हैं। लैनी अब नीचे बैठ जाती है। ये देख के लैंजन हैरान होते हैं और लैनी बोलती है, प्लीज लैंजन कुछ तो बोलो। तुम्हें पता है मैं तुम्हारी ये बेरुखी बर्दाश्त नहीं कर सकती। प्लीज, ये सब मैंने तुम्हारे लिए तो किया है ताकि तुम मुझे हमेशा अपनी माँ की तरह प्यार करते रहो। मैं तुम्हारी नजरों में नहीं गिरना चाहती थी बेटे, इसलिए ये सब कुछ मैंने किया। मुझे पता है मैं गलत हूँ, लेकिन फिर भी हो सके तो मुझे माफ कर दो बेटे प्लीज। लैंजन अब झुक के अपनी मॉम का हाथ पकड़ लेते हैं, उन्हें खड़ा कराते हैं और बोलते हैं, नहीं मॉम प्लीज, आप मुझसे माफी मत मांगिए। मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। हाँ, मुझे ये जान के बुरा लगा कि आपको मुझ पे भरोसा नहीं था। आपको क्या लगता है कि अगर आप ये बात मुझे बता देती तो मैं अपनी बहन से प्यार नहीं करता? आपने ऐसा सोचा भी कैसे मॉम? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो मेरी सगी बहन है या नहीं, क्योंकि मैंने उसे हमेशा अपनी सगी बहन की तरह माना है और हमेशा मानता रहूंगा। वो मुझे प्यार करे या नफरत, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं सिर्फ उससे प्यार करता हूँ और हमेशा करता रहूंगा। आप मेरी मॉम हो, मैं आपसे कैसे नफरत कर सकता हूँ? मैंने आपसे कभी नफरत नहीं किया और ना ही मैं कभी कर पाऊंगा, क्योंकि कोई भी बेटा अपनी माँ से नफरत नहीं करता और ना ही कर सकता है। और आप मेरी मॉम हो। ये सुन के लैनी बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है। वो लैंजन को हक कर लेती है और बोलती है, मुझे माफ कर दो बेटे, सच में मुझसे गलती हो गई, प्लीज मुझे माफ कर दो। लैंजन अब लैनी से अलग होते हैं और बोलते हैं, प्लीज मॉम आप मुझसे माफी मत मांगिए। मैंने बोला ना, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। लैनी ये सुन के एक हल्की सी स्माइल करती है और बोलती है, थैंक यू। तो लैंजन बोलते हैं, बस मेरी एक आपसे रिक्वेस्ट है मॉम कि आप प्लीज सिचेन का को हर बात के लिए ब्लेम मत किया कीजिए, क्योंकि ये बात आप भी अच्छे से जानती है कि उन्होंने कभी मेरा बुरा नहीं चाहा। वो मुझसे सच्चे दिल से प्यार करते हैं और मैं नहीं चाहता कि आप उन पे खामोखा इल्जाम लगाएं। लैनी अब हाँ में सर हिलाती और बोलती है, हाँ मैं जानती हूँ, मुझे माफ कर दो। मैं डर गई थी, मुझे डर लगता था क्योंकि तुम सिचेन से बहुत प्यार करते थे। मुझे लगता था कि जो काम इसके डैड ने किया वो ये भी करेगा, ये तुम्हें अपने करीब रखेगा और मुझसे दूर कर देगा। और मैं तुम्हें खोने से डरती थी, इसीलिए मैं हमेशा तुम्हें उससे दूर रखती थी। लेकिन मैं तुमसे वादा करती हूँ, आज के बाद मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी। मैं सिचेन पे कोई एलिगेंस नहीं लगाऊंगी, मैं कभी उसका नाम नहीं लूंगी। लैंजन ये सुन के स्माइल कर देते हैं। लैनी अब सिचेन के पास चली जाती है। वो हाथ जोड़ लेती है और बोलती है, सिचेन मुझे पता है मैंने कभी भी तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया, लेकिन मैं मजबूर थी। प्लीज हो सके तो मुझे माफ करना। सिचेन लैनी का हाथ पकड़ लेते और बोलते हैं, नहीं मैम, आपको मुझसे माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। मैं समझ सकता हूँ, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। मैं बस इतना ही चाहता हूँ कि आप मेरे भाई को एक माँ की तरह ही प्यार करें और हमेशा उसका ख्याल रखें। मुझे और आपसे कुछ नहीं चाहिए और ना ही मुझे इस प्रॉपर्टी में से कुछ चाहिए। मैं तो बस इतना ही चाहता हूँ कि मेरा भाई खुश रहे, क्योंकि अंकल किरण ने मुझे बहुत प्यार किया है। उन्होंने अपने बेटे की तरह मुझे पाला है और वो अपने बेटे को हमेशा खुश देखना चाहते थे। इसलिए मैं भी चाहता हूँ कि मेरा भाई लैंजन हमेशा ठीक रहे और खुश रहे। बस मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। लैनी हाँ में सर हिलाती और बोलती है, ऐसे ही होगा, मैं तुमसे वादा करती हूँ, तुम जैसा चाहते हो वैसे ही होगा। अब मैं किसी को कुछ नहीं बोलूंगी, प्लीज मुझे माफ कर दो। सिचेन स्माइल करते और बोलते हैं, मैंने आपको कब का माफ कर दिया है, मुझे आपसे कभी कोई शिकायत थी ही नहीं। आपको मुझसे माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। लैनी ये सुनकर स्माइल कर देती है। अब वो मेंग्याओ की तरफ देखती है। मेंग्याओ जो कि बहुत ज्यादा गुस्से में होता है, वो तो लैनी से अपना मुंह ही फेर लेता है। लैनी उससे भी माफी मांगती है, लेकिन मेंग्याओ माफ करने के मूड में नहीं होता है। वो बिल्कुल ध्यान ही नहीं देता। फिर सिचेन मेंग्याओ का हाथ पकड़ लेते हैं। मेंग्याओ सिचेन की तरफ देखता है तो सिचेन हाँ में नोट करते हैं। ये देख के मेंग्याओ भी लैनी को माफ कर देता है। अब विंग वहाँ आते हैं उन दोनों के पास। वो सिचेन का हाथ पकड़ लेते हैं और बोलते हैं, थैंक यू, अगर आप मेरे साथ नहीं होते तो शायद मैं ये सारा सच सामने नहीं लेके आ पाता। आप दोनों ने मेरी बहुत मदद की है। आप दोनों की वजह से ही मैं आज वेंचिंग का सारा सच सबके सामने लाया। थैंक यू सो मच। सिचेन स्माइल करते और बोलते हैं, नहीं डॉक्टर वेई, आपको पता है ना मैं मेरे भाई के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, तो प्लीज आपको थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं है। आप थैंक यू बोल के हमें पराया कर रहे हैं। विंग स्माइल कर देते हैं। अब हमें कोर्ट रूम का सीन दिखाया जाता है। वेंचिंग की आज पेशी होती है।
वेंचिंग के खिलाफ सारे सबूत, सारे एविडेंस विंग ने कलेक्ट कर लिए होते हैं और वो सब कुछ कोर्ट में पेश होते हैं। सारे सबूत को मद्देनजर रख के वेंचिंग के ऊपर अटेम्प्ट टू मर्डर और मेंटल हैरेसमेंट का केस बनता है और उसके लिए उसे 10 साल जेल की सजा सुनाई जाती है। जज वेंचिंग से पूछते भी है कि क्या उसे अपना जुर्म कबूल है कि उसने अपने भाई को जान से मारने की कोशिश की और उसने अपने भाई को पागल बनाया, उसे मेंटली हरेस्ट किया। वेंचिंग अपना सारा जुर्म कबूल कर लेती है। इससे कोर्ट फिर वेंचिंग का मेडिकल लाइसेंस कैंसिल कर देते हैं। अब वो कभी फ्यूचर में डॉक्टर नहीं बन सकती क्योंकि उसने अपने मेडिकल स्किल का, अपने नॉलेज का गलत फायदा उठाया। उसने अपने भाई को गलत दवाइयाँ देके उससे मेंटली हरेस्ट करके उसे पागल बना दिया था और उसके अलावा उसने अपने भाई पे अटेम्प्ट टू मर्डर भी किए और एक बार नहीं कई बार। इसीलिए उसे 10 साल की कारावास होती है। उसके डैड के साथ जो कुछ भी हुआ, माना उसकी जिम्मेदार वो थी, लेकिन उसमें उसकी कोई गलती नहीं थी। लैन किरेन की डेथ हार्ट अटैक था, इसीलिए लैन किरेन के केस की सजा वेंचिंग को नहीं दी जाती। वेंचिंग को इन सब चीजों से काफी गहरा असर पड़ता है। वो कुछ नहीं बोलती है, वो चुपचाप वहाँ खड़ी रहती है और जब उसे सजा सुना दी जाती है तो उसे जेल भेज दिया जाता है। कोर्ट रूम में सब लोग मौजूद होते हैं, लैनजान, लैनी, सिचैन, मेंगयाओ, निये और मियान की भी सच्चाई सामने आ जाती है कि उसने वेंचिंग का साथ देने के लिए झूठ बोला था। उसका इन सब से कोई लेना देना नहीं है। उसने ये सब झूठ बोला है कि वो वेंचिंग के साथ थी, बल्कि ऐसा कुछ भी नहीं है। इसलिए मियान को रिहा कर दिया जाता है और वेंचिंग को जेल भेज दिया जाता है। अब हमें पूरे 2 साल बाद का सीन दिखाया जाता है। मॉर्निंग का टाइम है। लैनजान हमारे बेड पे पीसफुली सो रहे होते हैं। उस रूम में विंग एंटर करते हैं और लैनजान को देखते हैं जो कि एक प्यारे बेबी की तरह बहुत ही पीसफुली अपने बेड पे सो रहे होते हैं और उनके फेस पे एक बहुत प्यारी सी स्माइल होती है। विंग ये देख के स्माइल करते हैं। वो लैनजान के पास चले जाते हैं। वो वहाँ बेड पे जाके बैठ जाते हैं, अपना हाथ लैनजान के सर पे ले जाते हैं और बोलते हैं, लैनजान मॉर्निंग हो गई है, तुम्हें उठना नहीं है। लैनजान विंग की आवाज़ सुन के करके वापस सो जाते हैं। विंग ये देख के स्माइल करते हैं और बोलते हैं, लैनजान क्या तुम भूल गए, आज का दिन बहुत स्पेशल है। तो लैनजान बोलते हैं, प्लीज डैडी भाई सोने दो ना, सुबह सुबह क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो, मुझे भी बहुत नींद आ रही है, मुझे कुछ भी याद नहीं है। विंग ये सुन के स्माइल करते हैं, उनके फोरहेड पे किस करते हैं और बोलते हैं, अच्छा तुम्हें कुछ भी याद नहीं है, ठीक है फिर मैं अकेले ही चला जाता हूँ। वैसे भी तुम्हारा वहाँ क्या ही काम है, मैं ही उसे अकेले ही लेके आ जाऊंगा। ठीक है मैं चलता हूँ। वो इतना बोल के उठ के खड़े हो जाते हैं। ये सुनते ही लैनजान एक झटके से आंखें खोलते हैं और बोलते हैं, नहीं क्या टाइम हुआ है। विंग स्माइल करते हैं और बोलते हैं, 9 बज गई है। लैनजान ये सुनकर शॉक्ड होते हैं और बोलते हैं, क्या 9 बज गई, इसका मतलब मैं लेट हो रहा हूँ। नहीं मैं लेट नहीं हो सकता, मुझे जल्दी करना होगा, मुझे जाना है। मैं उसे खुद रिसीव करने जाऊंगा, अगर वो मुझे वहाँ नहीं देखेगी तो अपसेट हो जाएगी। नहीं मुझे जाना है। विंग ये देख के हंसने लग जाते हैं। वो लैनजान के पास आते हैं और बोलते हैं, सच में। लैनजान भी पप्पी आइस के साथ हाँ में सर हिलाते हैं। ये देख के विंग को बहुत अच्छा लगता है। वो लैनजान के चिक पे किस करते हैं और बोलते हैं, तो फिर उठ जाओ, रेडी हो जाओ। वो इतना बोल के खड़े हो जाते हैं। लैनजान अब विंग का हाथ पकड़ लेते हैं और बोलते हैं, डैडी भाई ये तो गलत बात है, अब जब आपने मुझे मॉर्निंग किसी दी है तो थोड़ा प्रॉपरली दो ना। आपने क्या मुझे सच में 4 साल का बेबी समझ रखा है जो आप मुझे चिक पे चिपका के चल दिए। ऐसे नहीं चलेगा। अगर आप चाहते हो मैं उठ के रेडी हो जाऊं तो यहाँ मेरे पास आओ। ये सुन के विंग हैरान होते हैं। वो लैनजान को देखने लगते हैं। लैनजान विंग का हाथ पकड़ के खींच लेते हैं, जिससे विंग लैनजान के ऊपर ही आके गिरते हैं। लैनजान अब बेड पे लेट जाते हैं और उनके ऊपर विंग होते हैं। लैनजान विंग के कॉलर को पकड़ लेते हैं और बोलते हैं, ऐसे कैसे चले जाओगे, अब जब आपने मुझे जगा दिया है तो मुझे अच्छे से जगाओ, मेरी मॉर्निंग को और भी ज्यादा ब्यूटीफुल बनाओ, तभी मैं उठूंगा, वरना नहीं। विंग लैनजान का ये एक्शन देख के एक स्माइल करते हैं और बोलते हैं, सोच लो लैनजान, एक बार फिर सोच लो लैनजान, अगर मैंने अपना मूड बनाया तो फिर तुम नहीं बचने वाले, तो तुम शायद उठ भी नहीं पाओगे। लैनजान स्माइल करते हैं और बोलते हैं, कोई बात नहीं चलेगा, लेकिन अभी जो आपने ये आधा अधूरा काम किया ये बिल्कुल नहीं चलेगा, इसे पूरा करो। विंग ये सुनकर स्माइल करते हैं और बोलते हैं, ठीक है फिर बाद में मुझे दोस्त मत देना। लैनजान भी हाँ में नोट करते हैं। विंग अब धीरे से नीचे झुक जाते हैं और लैनजान के लिप्स के करीब जाते हैं।
लैंजन ये देख के अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। विंग ये देख के स्माइल करते हैं और वो लैंजन के लिप्स को कैप्चर कर लेते हैं। उन दोनों के बीच में मॉर्निंग स्वीट सा किस होना शुरू हो जाता है, जो कि थोड़ा लॉन्ग होता है, थोड़े टाइम तक चलता है। जब लैंजन पूरे बेदम हो जाते हैं, उनको सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, तो वो विंग को पुश करने लगते हैं। लेकिन विंग लैंजन को छोड़ने के मूड में नहीं होते हैं। लैंजन अब छटपटाने लगते हैं। वो विंग को हटाते हैं, लेकिन विंग हटते ही नहीं है। वो लैंजन को बिल्कुल नहीं छोड़ते। लैंजन को फिर थोड़ा गुस्सा आता है, वो थोड़ा जोर से पुश करता है। तो विंग फिर अलग होते हैं और बोलते हैं, ये तो गलत बात है, क्या तुमने मुझे नहीं कहा था कि तुम मुझे नहीं रोकोगे? अब क्या हुआ? लैंजन अपने आप को काम करते हैं। वो विंग को घूर के देखते हैं और बोलते हैं, गलती हो गई, मुझे क्या पता था कि मैं सुबह सुबह किसी जानवर को जगा रहा हूँ। हाँ, मुझे आपसे बात ही नहीं करनी, हटो यहाँ से। वो इतना बोल के उठ के खड़े होने वाले होते हैं। विंग लैंजन का हाथ पकड़ लेते हैं और बोलते हैं, क्यों? तुमने तो मुझे कहा, अब क्या हुआ? तो लैंजन बोलते हैं, छोड़ो मुझे देर हो रहा है, मुझे जल्दी से रेडी होना है, मुझे वहां भी जाना है, मैं नहीं चाहता कि मैं लेट पहुंचूं। विंग भी उठ के खड़े हो जाते हैं। अब वो लैंजन के कमर में हाथ डालते हैं, उसे अपने करीब कर लेते हैं और बोलते हैं, अच्छा तो क्या तुम अकेले जाओगे, मुझे लेके नहीं जाओगे? लैंजन पाउट कर लेते हैं और बोलते हैं, नहीं, मैं आपको लेके नहीं जाऊंगा, आप बहुत बुरे हो। विंग स्माइल करते हैं। वो जल्दी से लैंजन के लिप्स पे एक छोटा सा किस करके अलग होते हैं और बोलते हैं, सच में? क्या मैं सच में बुरा हूँ? लैंजन इससे ब्लश करने लगते हैं। अब वो कुछ नहीं बोलते हैं, वो अपनी नजरें नीचे झुका लेते हैं। विंग लैंजन के चिन को पकड़ते हैं और बोलते हैं, मेरी तरफ देखो और फिर बोलो, क्या मैं बुरा हूँ? लैंजन फिर स्माइल करते हैं, अपने दोनों हाथों को विंग के नेक में डाल देते हैं और बोलते हैं, नहीं, आप मेरे टेडी बेबी हो, आप बहुत अच्छे हो और मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, आई लव यू। विंग भी ये सुन के स्माइल करते हैं और बोलते हैं, आई लव यू मोर। वो इतना बोल के लैंजन को एक फिर से किस करते हैं। अब ये दोनों ही एक दूसरे को बहुत प्यार से और सॉफ्टली एक छोटा सा किस करते हैं। विंग अब अलग होते हैं और बोलते हैं, ठीक है अब जाओ, जल्दी करो, मैंने तुम्हारा ब्रेकफास्ट रेडी कर दिया, तुम फ्रेश होके आ जाओ, फिर हम ब्रेकफास्ट करके चलते हैं। लैंजन भी हाँ में नोट कर देते हैं और वो वॉशरूम में चले जाते हैं। विंग भी उस रूम से बाहर निकल जाते हैं। थोड़ी देर बाद लैंजन रेडी होके डाइनिंग टेबल पे चले जाते हैं और वहाँ बैठ के ब्रेकफास्ट करने लगते हैं और बोलते हैं, डैडी भी, मॉम और भाई कहाँ हैं? तो विंग बोलते हैं, तुम्हारे भाई ऑफिस गए हैं और तुम्हारी मॉम भी ऑफिस गई है। तो लैंजन बोलते हैं, तो क्या वो दोनों नहीं आ रहे? तो विंग बोलते हैं, आएंगे, लेकिन उन्हें थोड़ा टाइम लगेगा, फिलहाल वहाँ हम दोनों की जरूरत है। लैंजन भी हाँ में नोट करते हैं। उनका ब्रेकफास्ट हो जाता है। वो फिर उठ के खड़े हो जाते हैं और बोलते हैं, और चैंग और निये नहीं आ रहे? तो विंग बोलते हैं, वो सब आ जाएंगे, फिलहाल हम चले, हमें बहुत सारे कागजी कार्रवाई भी करने हैं, क्या तुम भूल गए? हमें फिर कोर्ट भी जाना होगा, पेपर सबमिट करने। लैंजन हाँ में नोट करते हैं और बोलते हैं, हाँ ठीक है, आप 2 मिनट रुको, मैं वापस आता हूँ। वो फिर फटाफट अपने रूम में भागते हैं और वहाँ से एक बॉक्स लेके आते हैं। वो बाहर आते हैं और बोलते हैं, अब मैं रेडी हूँ, चले। विंग भी लैंजन के हाथ में देखते हैं। वो फिर स्माइल करते हैं और बोलते हैं, ये तुम्हारी मिमी के लिए? लैंजन भी स्माइल के साथ हाँ में नोट करते हैं। विंग स्माइल करते हैं और बोलते हैं, चलो। वो दोनों अब वहाँ से निकल के कार में चले जाते हैं और फिर सीधा हॉस्पिटल की तरफ ड्राइव करते हैं। थोड़ी देर बाद वो दोनों हॉस्पिटल पहुँच जाते हैं। फिर वो एक रूम में एंटर करते हैं। लैंजन बेड पे देखते हैं जहाँ पे उनकी बहन वैंचिंग होती है। वो चुपचाप बेड पे बैठी हुई होती है। लैंजन अपनी बहन को देख के बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं। उनकी आंखों में आंसू आ जाता है। वो धीरे धीरे कदमों से अपनी बहन के पास जाते हैं। वो वैंचिंग के सामने जाके खड़े होते हैं और बोलते हैं, मिमी। लैंजन की वॉइस सुन के वैंचिंग अपनी नजरें उठा के अपने भाई को देखती है। वो अपने भाई को देख के बहुत इमोशनल हो जाती है। उसकी आंखों से आंसू गिरने लगते हैं और बोलती है, भाई। लैंजन ये सुन के स्माइल करते हैं, हाँ में सर हिलाते हैं। वैंचिंग अपनी नजरें नीचे झुका लेती है। लैंजन उसके पास जाते हैं और बोलते हैं, मिमी मेरी तरफ देखो। वैंचिंग कोई रिएक्ट नहीं करती, वो अपनी नजरें नहीं उठाती है। लैंजन वैंचिंग का फेस होल्ड करते हैं और बोलते हैं, मिमी मेरी तरफ देखो। वैंचिंग अब नजरें उठा के लैंजन को देखती है। लैंजन एक स्माइल करते हैं और बोलते हैं, क्या हुआ? क्या तुम अपने भाई से बात नहीं करोगी? क्या तुम मुझे यहाँ देख के खुश नहीं हो? वैंचिंग ये सुन के और भी ज्यादा इमोशनल हो जाती है। वो लैंजन का हाथ हटाती है और वो उसे हक कर लेती है और बहुत ज्यादा रोने लगती है। लैंजन भी उसे शांत कराते हैं और बोलते हैं, नहीं मिमी रोते नहीं, तुम्हें पता है ना मैं तुम्हें रोता हुआ नहीं देख सकता, तुम्हारे आंसू मुझे तकलीफ देते हैं।
तो वैनचिंग बोलती है, प्लीज़ भाई मुझे माफ़ कर दो, प्लीज़ मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं सच में एक बुरी बहन हूँ, मुझे मर जाना चाहिए, आपने मुझे क्यों बचाया भाई, मुझे जीने का कोई हक नहीं है, मैंने मेरे भाई को चोट पहुँचाया, मैं बहुत बुरी बहन हूँ, मैं बहुत बुरी बहन हूँ भाई, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। लहंजन ये सुन के वैनचिंग को खुद से अलग करता है और बोलता है, खबरदार, जो तुमने मेरी बहन को बुरा बोला, मेरी बहन इस दुनिया की सबसे प्यारी लड़की है और मैं मेरी बहन से बहुत प्यार करता हूँ, किसी का कोई हक नहीं कि मेरी बहन को बुरा बोले, मेरी बहन बिल्कुल बुरी नहीं है, वो तो मेरी प्रिंसेस है, वो तो मेरी प्यारी बहन है और वो सबसे ज्यादा अच्छी है इस पूरी दुनिया में और मेरे लिए तो मेरी जान है मेरी बहन, मैं मेरी बहन से बहुत प्यार करता हूँ। ये सुन के वैनचिंग और भी ज्यादा इमोशनल हो जाती है, विंग भी ये देख के बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं। तो गाइस अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि ये सब क्या हुआ, तो ये सब जानने के लिए आपको मेरे साथ फ्लैशबैक में चलना होगा, फिर आप सबको पता चलेगा कि ये सब यहाँ पे क्या चल रहा है। तो चलिए अब हम छोटा से फ्लैशबैक में चलते हैं, जहाँ पे मैं खुद ही आपको स्टोरी बताऊंगी। जब वैनचिंग को 10 साल की कारावास सुनाई गई थी और उसे जेल भेज दिया गया था, वैनचिंग को एहसास हो गया था कि उसने सच में बहुत बड़ी गलती की है। वो गलतफहमी में आके उसने अपने भाई को ही गलत समझा और उसे मारने की कोशिश की, बल्कि उसका भाई उसे सबसे ज्यादा प्यार करता था और यहाँ तक कि उसके डैड भी उसे उतना ही प्यार करते थे। वो बात अलग थी कि वो अपने प्यार को कभी दिखा नहीं पाए, लेकिन उनके पास भी उनका वैलिड रीजन था कि क्यों उन्होंने कभी अपने प्यार को वैनचिंग को नहीं दिखाया। उन्हें एक धोखा मिला था, उनसे झूठ बोला गया था और उसी वजह से वो शायद कभी वैनचिंग को उतना प्यार नहीं कर पाए जितना वो लैंजन को करते थे। ये सब जो कुछ भी हुआ वो वैनचिंग की गलतफहमी थी। वो गलतफहमी में आके लैंजन को गलत समझने लगी और वो उससे नफरत करने लगी। ये सारे गिल्ट उससे मारने लगे। वो बहुत ही डिप्रेशन में चली गई। वो अपने गिल्ट में इतना भर गई कि वो अपने इमोशन को कंट्रोल ही नहीं कर पाई। उसके इम्पल्सिव इमोशन जो कि उसी पे हावी हो गए और उसने अपनी ही जान लेने की कोशिश की, वो भी जेल में। ये बात लैंजन और उनकी फैमिली को पता चला। उसने अपने आप को काफी हार्म किया था। उसने अपने हाथ पैर को बहुत बुरी तरीके से चोट पहुंचाई थी। उसने दीवार से अपने सर को फोड़ लिया था। उसकी हालत बहुत क्रिटिकल हो गई। उसे हॉस्पिटल ले गया गया। तब वहां पर जाके एक नई बात पता चली। जब विंग को ये बात पता चली, विंग तो बहुत ज्यादा शॉक्ड हो गए। विंग को इतना हैरान देख के लैंजन ने पूछा, तो विंग ने पूरे परिवार को बताया कि एक्चुअली में वैनचिंग ये सब जो चीजें कर रही थी वो नहीं कर रही थी, वो उसके अंदर की बीमारी कर रही थी। ये सुनते ही सब लोग बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं और लैंजन बोलते हैं, बीमारी? कैसी बीमारी? तो विंग बताते हैं कि वैनचिंग को बीपीडी की प्रॉब्लम है। उसे बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर है और ये बीमारी उसे बचपन से है। वो पहले बिल्कुल ठीक थी, लेकिन बचपन में जब उसके डैड का प्यार उसे नहीं मिला तो इस बात का बहुत गहरा असर पड़ा था उसके दिल और दिमाग पे। वो अपने इस इमोशन को कंट्रोल नहीं कर पाई। उसके इमोशन बहुत इम्पल्सिव हो गए। उसके इमोशन ऐसे थे कि वो नफरत भी करती थी और प्यार भी करती थी। वो अपने भाई से बहुत ज्यादा प्यार करती थी, लेकिन जब उसे ये एहसास हुआ कि कहीं ना कहीं उसका भाई वो रीजन है जिस वजह से उसे उसके डैड का प्यार नहीं मिला, तो उसके दिल में लैंजन के लिए प्यार के साथ साथ नफरत ने भी जगह ले ली। उसके दिल में लैंजन के लिए प्यार था, लेकिन उसके दिमाग में लैंजन के लिए नफरत थी। बढ़ती उम्र के साथ जैसे जैसे चीजें बढ़ती गई और वो जो चीजों को देखती गई, वो उसके दिल और दिमाग पर गहरे इफेक्ट डालते गए और उसकी बीमारी और भी ज्यादा बढ़ती गई। उसे नहीं पता था कि उसे ये प्रॉब्लम है, इसलिए उसने कोई इलाज नहीं करवाया, उसने कोई मेडिटेशन नहीं की, उसने कोई भी थेरेपी नहीं ली। घर वालों को भी उसकी बीमारी के बारे में कोई पता नहीं था, इसलिए किसी ने उसका इलाज नहीं कराया और उसकी बीमारी काफी हद तक बढ़ गई। अब वो अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। वो अपने ही इमोशन के साथ फाइट कर रही थी, इसीलिए वो लैंजन को हार्म भी पहुंचा रही थी और वो उसे प्रोटेक्ट भी कर रही थी, क्योंकि उसके इमोशन अब उसके कंट्रोल में नहीं थे। बीपीडी वाले पेशेंट बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं। उनके इमोशन उनके कंट्रोल में नहीं होते हैं। वो कई बार इतने पागल हो जाते हैं कि वो अपने आप को भी हार्म पहुंचाने से पीछे नहीं चुकते। वो अपने आप को भी हर्ट कर लेते हैं और यही बीमारी हमारी वैनचिंग को हो जाता है, जिस वजह से वो सारे ये सब काम करती है जो कि वो कभी करना नहीं चाहती थी, लेकिन ये उसके इमोशन थे जिसने उसे ये सब करने पे मजबूर किया। उसके इम्पल्सिव इमोशन जो कि अब उसके कंट्रोल में ही नहीं रहे थे।
वो अपने इमोशन पे कंट्रोल नहीं पा रही थी और वो उसी से बाहर निकल के फिर उसने अपने भाई लैंजन को इतना हर्ट किया। बल्कि ये उसके खुद के डिसीजन नहीं थे, ये उसके दिमाग का वो नफरत था, वो उसका बीपीटी था जो उस पर हावी हुआ था। ये सच जान के लैंजन और लैनी बहुत बुरी तरीके से टूट जाते हैं और मोस्टली लैनी टूट जाती है क्योंकि उसने कभी अपनी बेटी की इतनी बड़ी मेजर सीरियस बीमारी को नजर में नहीं रखा। वो कभी देख ही नहीं पाई कि उसकी बेटी किस कंडीशन से गुजर रही है। और लैंजन को भी बहुत तकलीफ होती है कि वो अपनी बहन की इस बीमारी के बारे में जान नहीं पाए। उनकी बहन कितने मुश्किल दौर से गुजर रही थी और उन्हें इस बात का आइडिया ही नहीं था। वेंचिंग की हालत दिन पर दिन बिगड़ने लगती है। अब वो धीरे धीरे सारी चीजें भूलने लगती है। अब उसकी मेंटल कंडीशन इतनी ज्यादा बिगड़ जाती है कि अब वो पूरी तरीके से पागल हो जाती है क्योंकि उसके सारे इमोशन उस पर हावी हो गए थे। इमोशन के साथ साथ अब उसके अंदर गिल्ट भी आ गया था। उसे अब उसका गिल्ट ही मारने लगा। उसे इस बात का सदमा लग गया कि उसने अपने भाई को हार्म करने की कोशिश की। वो भाई जिससे वो बहुत प्यार करती है, वो भाई जो उस पर जान देता है। और उसने ये भी सच मान लिया कि उसकी वजह से उसकी डैड की डेथ हुई, जिसे वो इतना प्यार करती थी, जिसके अटेंशन के लिए उसने ये सब कुछ किया। और इन्हीं सब वजह से वेंचिंग के मेंटल कंडीशन पूरी तरीके से बिगड़ गई और वो पूरी तरीके से पागल हो गई। जो खड्डा उसने अपने भाई के लिए खोदा था, उस खड्डे में वो खुद गिर गई। लैंजन तो पागल नहीं हो पाए, लेकिन वेंचिंग पागल हो जाती है। फिर वो अपने पूरे परिवार को भी नहीं पहचान पाती, वो अपने आप को भी नहीं पहचान पाती। उसकी ये हालत देख के कोर्ट अब उससे मेंटल असाइलेंट ट्रांसफर करवा देते हैं और वेंचिंग का केस भी विंग को ही मिलता है। विंग को ही अब वेंचिंग का इलाज करना होता है। लैंजन विंग से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो कुछ भी करे और उनकी बहन को ठीक करे। विंग भी लैंजन से वादा करते हैं कि वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि वो जल्द से जल्द वेंचिंग को ठीक कर सके। लैंजन अब अपना केस भी वापस ले लेते हैं। जो इल्जाम वेंचिंग के ऊपर लगे थे, उन सारे इल्जामों को लैंजन वापस ले लेते हैं और वेंचिंग की सजा माफ करने की अपील की जाती है कोर्ट के अंदर। लेकिन कोर्ट को भी कुछ एविडेंस चाहिए होते हैं। तो फिर वेंचिंग की बीमारी के बारे में कोर्ट को बताया जाता है कि उसे बचपन से ही बीपीटी की प्रॉब्लम थी। उसे बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर था, जिस वजह से उसने ये सब कुछ किया था। इन सब के पीछे उसकी सारी गलती नहीं है, ये सारी गलतियां उसकी मेंटल स्थिति की थी। कोर्ट ये सारे रीजन को देखते हुए, डॉक्टरों की बात सुनते हुए वेंचिंग की सजा फिर माफ कर देती है। वेंचिंग को कोर्ट की तरफ से तो माफी मिल जाती है, लेकिन उसकी मेडिकल कंडीशन बहुत ज्यादा बिगड़ रही होती है दिन पर दिन। इसलिए उसका बेस्ट से बेस्ट इलाज कराया जाता है। लैंजन उसके इलाज में कोई कमी नहीं रखते हैं और अब वो पूरे 2 साल बाद अपने इस मेंटल प्रॉब्लम से ठीक हो पाई है। अब उसकी मेंटल कंडीशन ठीक हो गई है। अब उसका पागलपन ठीक हो चुका है। अब उसे होश आ गया है कि उसने क्या किया था। और आज लैंजन और विंग इसीलिए यहाँ है। आज वेंचिंग को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिल रहा है। अब वो पूरी तरीके से ठीक हो चुकी है और यहीं पे ये फ्लैशबैक भी खत्म होता है। लैंजन एक स्माइल करते हैं और बोलते हैं, मिमी प्लीज रो नहीं, जो कुछ भी हुआ उस सबको भूल जाओ। मैं भी सब कुछ भूल चुका हूँ। अब हम एक नई शुरुआत करेंगे, सब कुछ नया होगा, लेकिन हम दोनों भाई बहन का प्यार वही पुराना होगा। तुम मेरी आज भी वही प्यारी सी मिमी हो और मैं तुम्हारा भाई। वेंचिंग भी हाँ में सर हिलाती है। उसके होठों पे एक छोटी सी मुस्कान होती है और उसकी आंखों में बहुत सारा आंसू। उसकी आंखों में साफ साफ दिख रहा है कि वो अपनी गलतियों के लिए कितनी गिल्टी है। लैंजन फिर से वेंचिंग को हग कर लेते हैं, फिर वो अलग होते हैं और बोलते हैं, बस बहुत हो गया, अब मुझे मेरी मम्मी की स्माइल चाहिए। अब एक प्यारी सी स्माइल करो और जल्दी से उठ के खड़ी हो जाओ। मैं तुम्हें घर ले जाने के लिए आया हूँ। तुम्हें पता है मैंने तुम्हारा कितना वेट किया है। तुम्हारे बिना ये 2 साल मेरे लिए कितने हैवी थे। घर पे सब तुम्हारा वेट कर रहे हैं। मॉम से चैन का यह होगा, क्या तुम मेरे साथ घर नहीं चलोगी? वेंचिंग हाँ में सर हिलाती है। लैंजन स्माइल करते हैं और बोलते हैं, तो फिर उठो, उठ के खड़ी हो जाओ। वो इतना बोल के खुद उठ के खड़े होते हैं। फिर वो वेंचिंग का हाथ पकड़ लेते हैं और वो उसे भी खड़ा करते हैं। वेंचिंग पहले के मुकाबले काफी डल हो गई होती है। अब उसके चेहरे पे वो रौनक नहीं है जो पहले हुआ करती थी। पहले वो एक डायमंड की तरह शाइन करती थी, लेकिन अब वो काफी मुरझा सी गई है। लैंजन वेंचिंग को खड़ा करते हैं और बोलते हैं, वैसे मिमी मैं तुम्हारे लिए एक प्रेजेंट लाया हूँ, शायद तुम्हें पसंद आएगा। वेंचिंग ये सुन के कंफ्यूज सा फेस बनाती है। लैंजन ये देख के स्माइल करते और बोलते हैं, तुम यही सोच रही हो ना मैं क्या लाया हूँ? वेंचिंग हाँ में सर हिला देती है।
लैनजन जो बॉक्स अपने साथ लाए थे वो वेंजिंग को देते हैं और बोलते हैं ये देखो। वेंजिंग उस बॉक्स को हाथ में ले लेती है तो लैनजन बोलते हैं इसे खोल के देखो और फिर मुझे बताओ तुम्हें कैसा लगा। वेंजिंग हाँ में सिर हिलाती है। फिर वो उस बॉक्स को खोलती है। जब वो उस बॉक्स को खोल के देखती है तो उसके आंखों से फिर से आंसू गिरने लगते हैं। उस बॉक्स के अंदर एक छोटा सा टॉय जैसा कुछ होता है जिसमें एक लड़का और एक लड़की होते हैं, जिसके ऊपर लिखा होता है ब्रदर एंड सिस्टर। उन दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ रखा होता है और उनके हेड आपस में टच होते हैं। वेंजिंग वो देख के काफी इमोशनल हो जाती है। वो फिर लैनजन को देखती है तो लैनजन बोलते हैं क्या तुम्हें ये पसंद नहीं आया। वेंजिंग स्माइल करती है और बोलती है ये बहुत अच्छा है भाई, बिल्कुल आपकी तरह। लैनजन फिर स्माइल करते हैं और बोलते हैं इसका मतलब ये तुम्हें पसंद आया। वेंजिंग हाँ में सर हिला देती है तो लैनजन बोलते हैं फिर मैं बहुत खुश हूँ। मुझे डर लग रहा था, क्या पता मेरी मम्मी को पसंद आया नहीं, लेकिन अब जब तुमने बोल दिया कि तुम्हें पसंद है तो फिर मैंने अच्छा काम किया। क्यों टेडी भाई, मानते हो ना मेरी पसंद। विंग अपना हाथ जोड़ लेते और बोलते हैं मैं तुम्हें और तुम्हारी पसंद दोनों को मानता हूँ। अब अगर तुम दोनों भाई बहनों का ये ड्रामा खत्म हो गया हो तो क्या तुम दोनों चलोगे? हमें कोर्ट भी जाना है, क्या तुम भूल रहे हो? लैनजन फिर हाँ में सर हिला देते और बोलते हैं हाँ हम चल रहे हैं। थोड़ी देर बाद वो सब वहाँ से निकल जाते हैं और पहले कोर्ट जाते हैं। कोर्ट से फ्री होके वो सब फिर लैंड मैंशन की तरफ जाने लगते हैं। थोड़ी देर बाद वो सब लैंड मैंशन भी पहुंच जाते हैं। लैनजन ने वेंजिंग का हाथ पकड़ रखा होता है। वो लैंड मैंशन के डोर पे होते हैं। वो डोरबेल बजाते हैं। एक सर्वेंट आके डोर खोलता है। वेंजिंग अपने सामने देख के काफी हैरान रह जाती है। पूरे लैंड मैंशन को इतना ब्यूटीफुल तरीके से डेकोरेट किया गया होता है जैसे कि आज वहाँ पे बहुत बड़ी पार्टी हो। वेंजिंग ये देख के बहुत ज्यादा सरप्राइज हो जाती है। वो फिर लैनजन को देखती है। लैनजन स्माइल करते हैं और बोलते हैं तुम्हें पसंद आया। वेंजिंग बहुत इमोशनल हो जाती है लेकिन स्माइल के साथ हाँ में सर हिलाती है। तो लैनजन बोलते हैं तो फिर अंदर चलो। वो दोनों अंदर एंटर होते हैं तो सामने उनके लैनी, सिचेन, मेंग्याओ, निये, म्यान म्यान, चैंग सब लोग आके खड़े हो जाते हैं और सब एक साथ ही बोलते हैं सरप्राइज। वेंजिंग उन सबको एक साथ देख के बहुत ज्यादा इमोशनल भी हो जाती है और साथ साथ बहुत ज्यादा खुश भी हो जाती है। लैनी अब आगे आके अपनी बेटी को हक कर लेती है और वो थोड़ा रोने भी लगती है। फिर वो अलग होती है और बोलती है तुम ठीक तो हो ना बेटा। वेंजिंग भी स्माइल के साथ हाँ में सर हिला देती है। फिर सब लोग एक एक करके वेंजिंग के पास आने लगते हैं, उससे वेलकम बैक करने लगते हैं। वेंजिंग उन सबसे मिल लेती है तो लैनजन बोलते हैं बस बहुत हुआ, अभी मेरी बहन को परेशान मत करो, इसे भी आराम की जरूरत है। अब ये थोड़ा आराम करेगी क्योंकि अभी से बहुत सारा काम करना है। इसकी वजह से मैंने पूरे 2 साल तक वेट किया है और इसे इस पूरे 2 साल की भरपाई करनी है। और तो और मिमी, अब तुम्हें तुम्हारे भाई की शादी भी करानी है। मैं पिछले 2 साल से वेट कर रहा हूँ। क्या तुम्हें नहीं लगता कि अब बहुत ज्यादा लेट हो गया है? मुझे अब शादी कर लेनी चाहिए। वेंजिंग ये सुनकर स्माइल करती है और हाँ में सर हिलाती है। तो लैनजन बोलते हैं लेकिन तुम एक बात भूल रही हो मिमी, हम दोनों ने क्या प्रॉमिस किया था कि हम शादी करेंगे तो दोनों साथ में। तुम्हें भी मेरे साथ शादी करनी होगी और मैंने तुम्हारी शादी के लिए भी कुछ सोचा है। वैसे मैं तुम्हें भी थोड़ा टाइम दूंगा सोचने का, तुम आराम से सोच लो, फिर बहुत जल्द हम दोनों भाई बहनों की शादी होगी, ठीक है? वेंजिंग सुनकर थोड़ा शॉक्ड हो जाती है लेकिन फिर भी वो हाँ में सर हिलाती है। तो विंग बोलते हैं लैनजन अभी वेंजिंग को आराम की जरूरत है, अच्छा होगा तुम इसे इसके रूम में ले जाओ। लैनजन भी हाँ में नोट कर देते हैं। तो वेंजिंग बोलती है भाई मैं अपने आप चली जाऊंगी, प्लीज आप लोग जाइए, मुझे थोड़ा काम है। लैनजन ये सुन के हैरान होते हैं और बोलते हैं काम? वेंजिंग अपनी नजरें नीचे झुकाती है। तो लैनजन बोलते हैं क्या हुआ मिमी, कोई प्रॉब्लम है? वेंजिंग अब लैनजन को देखती है और बोलती है भाई मुझे म्यान म्यान से कुछ बात करनी है, क्या मैं कर सकती हूँ? लैनजन ये सुनकर स्माइल करते हैं और बोलते हैं हाँ क्यों नहीं, तुम्हें इसमें मुझसे पूछने की जरूरत नहीं है, तुम्हें जो भी बात करनी है तुम कर सकती हो। वेंजिंग फिर स्माइल करती है और बोलती है थैंक यू भाई। लैनजन अब म्यान म्यान की तरफ देखते हैं जो चुपचाप एक साइड में खड़ी होती है। उसने अपनी नजरें नीचे ही झुका रखी होती है। तो लैनजन बोलते हैं म्यान म्यान यहाँ आओ। म्यान म्यान फिर लैनजन की तरफ देखती है, फिर वो आगे आने लगती है। वो अब वेंजिंग के सामने आके खड़ी होती है। वेंजिंग म्यान म्यान को देखती है। म्यान म्यान के आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो अपनी नजरें नीचे झुका लेती है। लैनजन ये देखते हैं, फिर वो विंग को देखते हैं और बोलते हैं डैडी भाई चलो मेरे साथ, मुझे आपसे कुछ बात करनी है, बहुत अर्जेंट है। विंग भी हाँ में सर हिला देते हैं
वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। लैनी, सिचेन, मेंग्या, चैंग और निये ये सब लोग भी वहाँ से चले जाते हैं। अब वहाँ पे सिर्फ मियानमैन और वैनचिंग ही होता है। मियानमैन की नज़रें अभी भी झुकी हुई होती है। वैनचिंग उसका हाथ पकड़ लेती है और उसका हाथ पकड़ के वहाँ से जाने लगती है। ओके गाइस, आज के लिए बस इतना ही। आगे की स्टोरी हम लास्ट पार्ट में जानेंगे। अब इस स्टोरी का सिर्फ एक लास्ट पार्ट बचा है जो कि हमारा हैप्पी एंडिंग वाला होने वाला है। आज का पार्ट आप लोगों को जैसा भी लगा हो आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो इसे अपना ढेर सारा प्यार दीजिएगा। लाइक, कमेंट, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। और प्लीज़ कमेंट करके ये बताना बिल्कुल मत भूलिएगा कि आज का ये पार्ट कैसा था, क्योंकि आज का जो ये पार्ट था ना मेरे लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट था। इसे रिकॉर्ड करने में मेरी हालत ख़राब हो गई। मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या कर रही हूँ। मुझे डर भी लग रहा था, लेकिन फिर मुझे एक विश्वास भी था कि मेरे ऑडियंस, मेरी फैमिली मुझे सच बताएगी। सो प्लीज़ मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ आप लोग मुझे सच सच बताइएगा कि कहीं मैंने कोई गलती तो नहीं की है। और अगर मैंने कोई गलती की हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। यू नो ना, मैं उतनी प्रो नहीं हूँ, अभी मैं सीख रही हूँ। सीखते सीखते पूरी सीख जाऊँगी। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है इसे ठीक बनाने का, सही से पोर्ट्रे करने का। आई होप आप लोगों को पसंद आया हो। जैसा भी लगा हो प्लीज़ ऑनेस्टली कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं आप सबके कमेंट का वेट करूँगी। सच में मैं पूरे कमेंट का वेट करूँगी। मैं उसे रीड करूँगी, फिर मैं उसे हाथों हाथ जवाब भी दूंगी। फिर ही मैं इसका नेक्स्ट पार्ट लेके आऊँगी। अगर आप चाहते हो कि ये स्टोरी फिनिश हो और अच्छे वे में फिनिश हो तो आप लोगों को मुझे बताना होगा। ओके, तो अभी तो मैं चलती हूँ। अब हम मिलेंगे महसूस के लास्ट पार्ट में, जो कि होगा धमाकेदार पार्ट और शायद में भी लॉन्ग पार्ट। तो आप सब अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।